नकली यंग मास्टर डरता था कि मैं वापस आकर उसकी जगह न ले लूं, इसलिए वो हर दिन मेरे परिवार के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता रहता था। आखिर वो दिन आ गया जब मुझे घर वापस लाया गया। मेरी असली माँ ने उस नकली यंग मास्टर को गले लगाया और मुझसे कहा, शियाओ चुआन भी हमारा बेटा है, अब तुम दोनों को साथ में रहना होगा। लेकिन मैंने सीधे बिना किसी भाव के कहा, मैं आज यहाँ रिश्ता तोड़ने आया हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, सब लोग हैरान रह गए। नकली यंग मास्टर, मु शियाओ चुआन, मेरी माँ के कपड़े कसकर पकड़ लिया। मेरी माँ साफ तौर पर घबरा गई थी। कुछ बातें ऐसे नहीं बोलते, इससे लोगों को दुख होता है। मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और आगे कहा, मुझे नहीं पता आप लोग मेरे बारे में कितना जानते हैं, शायद आपने मेरे बारे में पता करवाया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात भी सुने। मैं थोड़ी देर रुका, देखा कोई कुछ नहीं बोल रहा था, फिर मैंने आगे कहा, जब मु शियाओ चुआन की माँ ने मुझे किडनैप किया था, वो मुझे अपने गांव ले गई। मैं 6 साल की उम्र तक उनके घर में ही बड़ा हुआ। उस दौरान मुझे अनगिनत बार मारा गया। मुझे कभी पेट भर खाना नहीं मिला। जब मैं 3 साल का था, मैंने अपने बाल हटाकर अपना निशान दिखाया। उसका बाप नशे में था और उसने मुझे शराब की बोतल से मारा। मैं वहीं बेहोश हो गया। शायद उन्हें लगा मैं मर गया हूं। जब मुझे होश आया, मैं अभी भी सुअरों के बाड़े में था। एक सुअर मेरा हाथ काट रहा था, वो मुझे लगभग खा ही जाता। मेरी माँ ने अपना मुंह ढक लिया। वहां मौजूद हर कोई डर गया था, खासकर नकली यंग मास्टर मु शियाओ चुआन। वो बहुत घबरा गया था। मैं बच गया, लेकिन उसके बाद हालात और भी बुरे हो गए। हर दिन अंतहीन काम करना पड़ता था। अगर उन्हें मैं जरा भी बुरा लगता तो मुझे मारते थे। ठंड के मौसम में उन्होंने मुझे कुएं में धक्का दे दिया। मैं आधे दिन से ज्यादा पानी में भीगा रहा, तब जाकर किसी ने मुझे बचाया। उसके बाद मुझे तेज बुखार हो गया। उन्होंने मेरे लिए कभी दवा नहीं खरीदी, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह बचा रहा। 6 साल की उम्र तक मौत से लड़ता रहा। एक बार मैं पानी उबाल रहा था और मुझे झपकी आ गई। आधी रसोई जल गई। नतीजा साफ था, फिर से पिटाई। उस बार मेरा पैर तोड़ दिया गया। आखिर में उन्होंने मुझे पहाड़ों में फेंक दिया, जहां भालू आते थे, ताकि कोई भालू मुझे खा जाए। यह सुनकर मेरी माँ चुपचाप रो रही थी। मेरे पिता भी अब और नहीं सुन पा रहे थे। वो मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन मेरी ठंडी नजर ने उन्हें रोक दिया। मैं काफी जिद्दी हूं, फिर भी बच गया। मैं पूरी रात पहाड़ी नाले के सहारे रेंगता रहा। आखिर सुबह होते होते मैं मुख्य सड़क तक पहुंच गया। एक राहगीर मुझे पुलिस स्टेशन ले गया। आमतौर पर घर में मारपीट के लिए ज्यादा से ज्यादा 6-7 साल की सजा होती है, लेकिन पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मैं उनका असली बेटा नहीं था। मामला मानव तस्करी का बन गया। आखिर में एक को 12 साल की सजा मिली और दूसरे को 15 साल की। लेकिन अफसोस, उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे कहां से उठाया था। मैंने आसपास खड़े चुप और हैरान लोगों को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उन्हें जेल भिजवाना मेरा अपना बदला था। मैं ये सब किसी और वजह से नहीं कह रहा। मैं बस इतना चाहता हूं कि जब आप कोई फैसला लें तो मेरी जगह से भी सोचें। मैंने अपने माता पिता की तरफ देखा। मुझे पता है आप मु शियाओ चुआन से प्यार करते हैं। आप उसे आगे भी रखना चाहते हैं और उस पर प्यार लुटाना चाहते हैं। मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप मेरे उससे नफरत करने के हक का भी सम्मान करें। मैंने पीले पड़े चेहरे वाले मु शियाओ चुआन की तरफ ठंडी नजरों से देखा और साफ साफ कहा, मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हें देखते ही मुझे वो दोनों याद आते हैं, वो दरिंदे, उनके घिनौने चेहरे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में हम एक ही छत के नीचे रह सकते हैं। ये सुनते ही मु शियाओ चुआन इतना डर गया कि तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। भैया, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें इतना सहना पड़ा। शियाओ चुआन। दूसरी बहन उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और मुझे याद आया कि असली कहानी में मुझे बिल्डिंग से धक्का देकर मार दिया गया था और उसके बाद मेरी माँ ने ही सब कुछ छुपाने में उनकी मदद की थी। ये सोचते ही मुझे लगा कि मेरी माँ की अभी की हालत अब तरस खाने लायक नहीं है। वो ऐसे लग रही थी जैसे रो रो कर बेहोश हो जाएगी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने शांत आवाज में कहा, अब मुझे एक बहुत अच्छे दंपति ने गोद ले लिया है। पिछले कुछ सालों से मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। एक बात साफ है, पालने वाला रिश्ता जन्म देने वाले रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। इस जिंदगी में मैं सिर्फ उन्हीं को अपने माँ बाप मानता हूँ। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप सबके बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। आप लोग अच्छे से रह रहे हो। मेरा आना शायद आपकी खुशियों को खराब कर देगा, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये सब कभी हुआ ही नहीं। मु शियाओ चुआन ही आपका बेटा रहे, यही सबके लिए बेहतर है। जो कहना था मैंने कह दिया। मैं खड़ा हो गया। कुछ ही दिनों में एग्जाम है, समय बहुत कम है। मुझे आज ही वापस जाना होगा। यहीं पर अलविदा कह देते हैं। आगे से हम एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखेंगे। जैसे ही मैं जाने लगा, मेरे पिता ने मुझे रोक लिया। बेटा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। हमें नहीं पता था कि तुमने इतना सहा है। पापा को एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है?
अगर तुम्हें शियाओचुआन पसंद नहीं है तो तुम दोनों अलग अलग रह सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि तुम दोनों आमने सामने भी ना आओ, ठीक है? मु शियाओचुआन का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत कदम उठाया। वो आगे बढ़कर मेरे रास्ते में खड़ा हो गया। भैया, माफ कर दो, यहां से जाने वाला मैं होना चाहिए। हम अभी घर छोड़ देते हैं। फिर वो दिखावे के लिए ऊपर सामान पैक करने जाने लगा, लेकिन बड़ी और दूसरी बहन ने उसे रोक लिया। दूसरी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी रोती हुई बेबस शक्ल देखकर उसका दिल फिर उसी की तरफ झुक गया। मेरे लिए तुम हमेशा छोटे भाई ही रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। फिर बड़ी बहन मेरे पास आई और मुझे समझाने लगी, छोटे, हमारा घर काफी बड़ा है, तुम दोनों अलग अलग फ्लोर पर रह सकते हो। वैसे भी रोज रोज आमना सामना नहीं होगा, ठीक है? मैंने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। तुम सबको ऐसे देखकर सच में घिन आती है। जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई, उसके बेटे के साथ तुम लोग इतने करीब हो, मेरे लिए तुम सब भी उसी के साथ हो। जाते जाते मैंने एक बार फिर मुशियाओचुआन की तरफ देखा। ओह हाँ, तुम्हारी असली माँ अगले शुक्रवार जेल से बाहर आ रही है। ये सुनते ही मुशियाओचुआन की आंखें फैल गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी माँ तुरंत उसके पास नहीं गई। वो भागकर मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तुम अभी तो आए हो। मैंने समय देखा और कहा, आपका घर बस स्टैंड से काफी दूर है, मुझे बस पकड़नी है। बाहर कोई बस स्टॉप भी नहीं दिख रहा। क्या कोई मुझे छोड़ सकता है? मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट का टिकट बुक करवा देती हूँ। मैंने सिर हिला दिया। मेरा घर जिले में है, वहां एयरपोर्ट नहीं है, पास में कोई ट्रेन भी नहीं है। बार बार बदलना और भी मुश्किल होगा। मैंने देखा कि वो दोनों अभी भी मुझे जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे और कहना पड़ा, समय बहुत कीमती है। मैं अपनी पढ़ाई का प्लान बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। मैं 2 बजे वाली बस सच में मिस नहीं कर सकता। आखिरकार मेरे असली माँ बाप को खुद मुझे बस स्टेशन छोड़ने जाना पड़ा। मेरी दोनों बहनें वहीं रुक गईं, बेहोश पड़े मुशियाओचुआन का ध्यान रखने के लिए। जब मैं बिना पीछे देखे स्टेशन के अंदर चला गया तो मेरी माँ मेरे पिता के सहारे खड़ी खड़ी लगभग वहीं बेहोश हो गईं। समय जल्दी बीत गया। एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ। अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। मैं अपने माँ बाप के स्नैक शॉप में भी हाथ बंटाता था। भीड़ कम होने के बाद मेरे माँ बाप मुझे कोने में बैठकर पढ़ने के लिए भेज देते थे। एक दिन जब मुंह परिवार वहां आया तो उन्होंने देखा कि दुकान के एक हल्के अंधेरे कोने में एक तेज रोशनी वाली टेबल लैंप जल रही थी। मैं साधारण कपड़ों में टेबल पर बैठा था और पूरी तरह किताब में डूबा हुआ था। इतनी भीड़ और शोर के बीच भी मैंने सिर तक नहीं उठाया, जैसे मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरी माँ खुद को रोक नहीं पाई और मुझे आवाज दी। तभी मैंने ऊपर देखा और पहचान पाया कि कौन आया है। मेरे चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मेरे गोद लेने वाले पिता, जो किचन में व्यस्त थे, उन्होंने बाहर झांक कर कहा, क्या आप हमारे ये चेन से मिलने आए हैं? उनकी ये बात सुनकर मुंह परिवार एकदम चौंक गया। नमस्ते, हम ये चेन के असली माँ बाप हैं। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद मुंह परिवार ने अपना मकसद बताया। अगर ये चेन 1 साल दोबारा पढ़ाई करे और झिंग सिटी आए तो यहाँ देश के सबसे अच्छे स्कूल हैं। उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे गोद लेने वाले पिता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। किसने कहा कि मेरा बेटा 1 साल दोबारा पढ़ेगा? यहाँ वो टॉप स्टूडेंट्स में गिना जाता है। दोबारा पढ़ाई जैसी बात उससे कैसे जुड़ सकती है? लेकिन मेरी गोद लेने वाली माँ थोड़ा चिंतित हो गई। अगर वो बीजिंग जाएगा तो क्या वो आपके साथ रहेगा? क्या आप अभी भी उस नौकरानी के बेटे को पाल रहे हैं? जब मुंह परिवार ने तुरंत इसे नकारा नहीं तो मेरी माँ समझ गई कि वो अभी भी वहीं है। वो गुस्से में बोली, आप लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? अभी तक उस इंसान का मामला खत्म नहीं किया और अब यहाँ ये चेन को लेने आ गए। वो हर दिन उस इंसान को देखकर कितना असहज महसूस करेगा, ये सोचा आपने? मैं बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। मैंने दरवाजा खोला और एक छोटा स्टूल खींचकर अपनी गोद वाली माँ के पास बैठ गया। मेरे चेहरे पर अब भी वही ठंडापन था और मेरी आवाज में भी कोई भाव नहीं था। मैंने शांत तरीके से कहा, मेरा एग्जाम ठीक हुआ है। जिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मेरी असली माँ मुझे दूसरी माँ के इतने करीब बैठा देखकर अंदर से टूट रही थी। वो बोली, सच में? मैंने सुना है कि जहां तुम रहते हो वहां से दशकों में एक भी स्टूडेंट जिंग यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचता। अगर तुम जिंग यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो तो हमारे साथ युनजिंग आ जाओ और 1 साल दोबारा पढ़ाई करो। माँ बाप तुम्हारे लिए सबसे अच्छे टीचर ढूंढेंगे। तुम्हारी बहनें और शियाओचुआन भी तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे पिता ने भी बात बढ़ाई, और अगर आखिर में जिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ लेना। ग्रेजुएशन के बाद सीधे फैमिली कंपनी में आ जाना। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे कम समझ रहे हों। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे अपने लिए आपकी कोई योजना नहीं चाहिए। मैं खुद युनजिंग जा सकता हूँ और अपनी यूनिवर्सिटी भी खुद चुन सकता हूँ। तभी मेरे हाथ के पीछे हल्की सी थपकी पड़ी। मेरी गोद वाली माँ ने मुझे घूर कर देखा। कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी असली माँ है, आखिर
फिर उन्होंने मुंह परिवार से कहा, अभी जो मैंने कहा उसे दिल पर मत लेना, मैं बस ज्यादा बोल देती हूँ। मैंने अपनी असली माँ की हिचकिचाहट देखी। वो फिर से पिघलती हुई लग रही थी। मेरी गोद वाली माँ की नजरें मुझ पर टिकी थीं तो मुझे अपना लहजा थोड़ा नरम करना पड़ा। मैंने कहा, जब मैं यूनजिंग आऊंगा तो आपको मेरे लिए कुछ भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं स्कूल में ही रहूंगा। ऐसा भी नहीं है कि हम जिंदगी भर कभी नहीं मिलेंगे। आप लोगों को मैं रिश्तेदार की तरह मान सकता हूँ, कभी कभी मिल लेंगे। रिश्तेदार शब्द सच में चुभ गया था, लेकिन पहले की तरह पूरी तरह रिश्ता तोड़ने से तो ये फिर भी बेहतर था। मेरे पिता ने मेरी माँ को हल्के से रोकते हुए कहा, ठीक है। अभी के लिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। हमारा घर जिंग यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास है। वहां पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा है। चाहे तुम्हारा रिजल्ट कुछ भी आए, तुम पहले हमारे पास आकर रह सकते हो। अभी तुम छोटे हो, हॉस्टल का बाद में देख लेंगे। और चिंता मत करो, जिस इंसान को तुम नहीं देखना चाहते वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा। अंदर ही अंदर इस शरीर के असली मालिक की आत्मा जैसे इस प्यार को महसूस कर रही थी। वो इतना खुश था कि रोने वाला था। क्या ये लोग उस चोर को निकाल देंगे? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैंने अपनी आंखों में छिपी हुई नफरत को दबाया और कहा, मुझे लगता है मैं हॉस्टल में ही रहूंगा। मैं जल्दी से यूनिवर्सिटी लाइफ में ढलना चाहता हूँ। वीकेंड पर कभी कभी आप लोगों से मिलने आ सकता हूँ। दोनों तरफ से काफी देर तक बात होती रही। आखिरकार दोनों ने थोड़ा थोड़ा समझौता किया और एक अस्थायी फैसला हो गया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया। 726 नंबर के साथ मैं पूरे प्रांत का टॉपर बन गया। पूरे छोटे शहर में हलचल मच गई। इन दिनों मेरे गोद लेने वाले माँ बाप की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हर कोई टॉपर से गुड लक लेना चाहता था। कुछ लोग मेरे असली माँ बाप के बारे में भी पूछते थे और ताना मारते हुए कहते, क्या उन्होंने बेटे को यूं ही बड़ा कर दिया, सब बेकार गया। मैं इन दिनों दुकान पर मदद कर रहा था। ये सुनते ही मैंने सीधे जवाब दिया, मेरे सिर्फ 2 ही माँ बाप हैं और वो यहीं खड़े हैं। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं मैं उन्हें नहीं जानता। कुछ लोग फिर बोले, सुना है वो बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास। तुम वापस नहीं जाओगे तो बहुत नुकसान होगा। क्या तुम सच में उस नकली यंग मास्टर को सारी दौलत दे दोगे? मेरे गोद लेने वाले माँ बाप ने ये बातें सुनी। चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया, लेकिन अंदर से उन्हें जरूर बुरा लगा होगा। मुझे लगा ये लोग हद से ज्यादा दखल दे रहे हैं, लेकिन वो ग्राहक थे, ज्यादा कठोर बोलना ठीक नहीं था। मैंने हंसते हुए कहा, अंकल, आपके दिमाग में तो बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। लगता है आप बहुत शॉर्ट ड्रामा देखते हैं, है ना? कुछ दिन दुकान पर मदद करने के बाद, हालांकि ज्यादातर लोग अच्छे थे, लेकिन कुछ लोग परेशानी करने वाले भी होते ही हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया। टॉपर वाली चर्चा थोड़ी शांत हो गई तो हालात भी थोड़े सामान्य हो गए। इसी समय युंजिंग सिटी में मू परिवार एक जश्न मना रहा था। मू शियाओचुआन के 616 नंबर आने पर और जिंग यूनिवर्सिटी के डिजाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने की खुशी में। असल में ये जश्न अभी इसलिए रखा गया था क्योंकि उसी दिन मू शियाओचुआन का जन्मदिन भी था, तो उन्होंने दोनों खुशियों को एक साथ मना लिया। कमरे के अंदर मेरी माँ अपने फोन को पकड़े हुए थी। वो कई दिनों से झिझक रही थी। आखिर उसने धीरे से कहा, क्या हम सच में उससे पूछने भी नहीं वाले? हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि यीचेन का एग्जाम कैसा गया। आज उसका जन्मदिन भी है। मैंने उसे बर्थडे विश और रेड एनवेलप भेजा था, लेकिन उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया। रेड एनवेलप भी एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे पिता ने धीरे से कहा, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा रुक जाते हैं, कुछ दिन और इंतजार करते हैं। अभी अभी एग्जाम का रिजल्ट आया है। उस लड़के के मन का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ होगा, और ऊपर से शियाओचुआन का रिजल्ट अच्छा आया है, तुलना करने पर उसे और बुरा लगेगा। तुम चिंता मत करो, कोचिंग और ट्यूशन के लिए अच्छे टीचर पहले ही ढूंढ लिए हैं। 1 हफ्ते बाद हम यीचेन को वापस ले आएंगे, तब उसका जन्मदिन भी मना लेंगे। हाँ, ये भी सही है। शियाओचुआन भी पिछले कुछ दिनों से उदास था। अब जाकर उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ है। शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। कम से कम उसे कुछ दिन और खुश रहने दें। जिंदगी ऐसे ही बिना किसी रुकावट के चलती रही और फिर कॉलेज चॉइस भरने का समय आ गया। मू परिवार ने फिर से मुझसे संपर्क किया। बड़ी बहन ने तो मुझे फैमिली ग्रुप में भी जोड़ लिया। वो बोली, ये परिवार काफी अजीब है। तुम्हारी बेसिक पढ़ाई कमजोर है, 1 साल दोबारा पढ़ लो। भले ही तुम शियाओचुआन की तरह जिंग यूनिवर्सिटी में ना जा सको, कम से कम कोई यूनिवर्सिटी तो मिल जाएगी। दूसरी बहन ने भी हामी भरी। हाँ, शर्माने की जरूरत नहीं है। एग्जाम खराब हो जाए तो कोई हंसता नहीं है। मू शियाओचुआन भी बोल पड़ा, भैया, भले ही मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, लेकिन मेरे नंबर काफी अच्छे हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। एक के बाद एक उनकी बातें सच में परेशान करने वाली थीं। जैसे ही मू शियाओचुआन ने बोलना शुरू किया, मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए ग्रुप छोड़ दिया। जाने से पहले मैंने एक ताना भी मार दिया, तुम्हारी माँ ने कहा था तुम मुझसे 1 दिन पहले पैदा हुए थे, मुझे भैया मत बुलाओ। ये मासूम बनने का नाटक बहुत घटिया लगता है। बड़ी बहन ने मुझे प्राइवेट मैसेज किया, सॉरी। जब मैंने तुम्हें ग्रुप में जोड़ा तब शियाओचुआन वहीं था।
इसलिए मैंने उसे भी जोड़ दिया। वो सच में तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। मैंने हंसकर नजरअंदाज कर दिया। फिर मेरी माँ का फोन आया। वो बहुत संभल कर मेरे नंबर के बारे में पूछ रही थी। स्यू, मेरी माँ को लगा शायद उसने गलत सुना। मुझे समझ नहीं आया, हर कोई मुझे इतना खराब स्टूडेंट क्यों समझता है। मेरी माँ ने फिर से पूछा, यीचेन, क्या तुमने सच में 700 से ज्यादा नंबर लिए? मुंह परिवार से बात करना ऐसा लग रहा था जैसे ओवर टाइम काम कर रहा हूं, और मुझे ओवर टाइम बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने सीधे कहा, हाँ पक्का, आप लोगों को खुद को संतुष्ट करने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही ट्रिप पर जा रहा हूं। जब तक बहुत जरूरी बात ना हो, स्कूल शुरू होने से पहले मुझसे संपर्क मत करना। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। तभी एक हल्की सी परछाई सामने आई। वो इस शरीर के असली मालिक की आत्मा थी। उसने धीरे से कहा, तुमने उन्हें ऐसे कैसे मना कर दिया? मैंने थोड़ा झुंझलाकर हाथ हिलाया, उसे हटने का इशारा किया। वो होंठ फुलाकर रोने जैसा चेहरा बनाकर खड़ा रहा, लेकिन आखिर में चुपचाप वहीं से गायब हो गया। जैसा उम्मीद था, वो फिर कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया, जैसे खुद में ही सिमट कर उदास हो गया हो। इस बार मुझे लेने सिर्फ मुंह कपल ही नहीं, बड़ी बहन भी आई थी। उसने बड़े प्यार से मेरा सामान उठाने में मदद की। फिर मेरे गोद लेने वाले माँ बाप को भी इज्जत से गाड़ी में बैठने के लिए कहा। लेकिन मैंने अपनी सावधानी बिल्कुल कम नहीं की। ऐसी घटिया कहानियों में लोग पागलपन की हद तक जाते हैं। न उनकी चालाकी को ज्यादा समझना चाहिए, न ही उनकी हद को कम आंकना चाहिए। जब पता चला कि हमें मुंह परिवार के घर में ही रुकना होगा, तो मेरे गोद लेने वाले माँ बाप थोड़े हिचकिचाए, लेकिन फिर मान गए। बाहर रहने जितना आराम तो नहीं होगा, लेकिन वो भी देखना चाहते थे कि ये लोग मेरे साथ असल में कैसा व्यवहार करते हैं। पर जैसे ही हम घर के अंदर गए, सामने ही एक मुसीबत खड़ी मिल गई। वो थी इस कहानी की असली हीरोइन, लियू रुयान। उसे देखते ही इस शरीर के असली मालिक की आत्मा फिर से बेचैन हो उठी। यही है वो। पिछले जन्म में इसी ने मुझे मारा था। मैं इसे बहुत प्यार करता था। मैंने इसके लिए सब कुछ किया, अपनी पत्नी तक को धोखा दिया, लेकिन इसने उसी कमीने के लिए मुझे बिल्डिंग से धक्का दे दिया। मैंने झुंझलाकर दांत भींच लिए। ये मेल लीड और मुंह परिवार सच में कितने पागल थे। मैंने अभी कुछ किया भी नहीं था कि मेरे पास खड़ा ये भूत ही पहले पागल हो गया। वो गुस्से में आगे बढ़ा और लियू रुयान का गला दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पा रहा था। उधर लियू रुयान सीधे मेरी तरफ बढ़ी। तुम्हारी वजह से शियाओ चुआन आज घर नहीं आ पाया। वो दिखने में एक जवान लड़की थी, लंबी, खूबसूरत, और उसकी आंखों में एक ठंडी अजीब सी चमक थी। सच में बहुत खूबसूरत थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया, मैं शियाओ चुआन को हमेशा उसी नौकरानी के परिवार के साथ बांध कर रखूंगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, शियाओ चुआन, तुम उस इंसान की बात कर रही हो जो उन इंसान तस्करों का बेटा है? मुझे पूरा यकीन था कि अगर बार बार लोगों के दिमाग में ये बात डाली जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा जब भी कोई मुशियाओ चुआन का नाम लेगा, उसे उसके अपराधी माँ बाप ही याद आएंगे। लियू रुयान को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुंह परिवार ने बाहर वालों को सिर्फ इतना बताया था कि उनका खोया हुआ बेटा मिल गया है। ये नहीं बताया कि मुशियाओ चुआन उनका असली बेटा नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि मुशियाओ चुआन, मैंने बात काट दी, मुंह परिवार की नौकरानी का बेटा। उसकी माँ ने हमें बदल दिया था। मैंने शक भरी नजर से अपने असली माँ बाप की तरफ देखा। वो दोनों अजीब सा महसूस कर रहे थे। तो आपने उसकी असली पहचान सबको नहीं बताई? मेरी माँ थोड़ी शर्मिंदा सी दिखी। पूरा मुंह परिवार ही जैसे अपराधी महसूस कर रहा था। आखिर हमने शियाओ चुआन को पाला है। लियू रुयान हैरान होकर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले ही तो आपने उसके लिए बर्थडे पार्टी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन की पार्टी रखी थी। मैंने मुंह परिवार की तरफ ठंडी नजरों से देखा। बर्थडे पार्टी, एडमिशन पार्टी? आपका रिश्ता सच में बहुत गहरा है ना? मुंह पिता थोड़ा परेशान दिखे। वो अभी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहा है। कुछ दिनों में हम तुम्हारे लिए भी एक पार्टी रखेंगे। मैंने बड़ी बहन के हाथ से अपना सामान खींच लिया। छोड़ दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप उसे छोड़ नहीं सकते तो मुझे उकसाने की भी जरूरत नहीं है। वैसे भी वो अभी भी आपके मुंह परिवार का बेटा है। नहीं नहीं, इंसान तस्करों का बेटा ही आपके मुंह परिवार का बेटा है। जाइए उसी को प्यार दीजिए। मैंने जोर से कहा। पापा, मम्मी, चलिए यहां से। लियू रुयान ने बड़ी बहन से हैरानी में पूछा, इसने जो कहा, क्या वो सच है? बड़ी बहन कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बस हमें रोकने की कोशिश करने लगी। उस समय शियाओ चुआन तो बस एक नवजात बच्चा था। उसकी असली माँ ने जो किया, उसके लिए उसे दोष नहीं दे सकते। लियू रुयान थोड़ा डगमगाई, लेकिन आखिर में जिस लड़के को वो पसंद करती थी, उसके लिए उसका झुकाव जीत गया। अगर ऐसा है तो शियाओ चुआन भी तुम्हारी तरह एक पीड़ित है। तुम इतने छोटे दिल के कैसे हो सकते हो? मैंने आंखें घुमाई। साइड हटो, हम यहां नहीं रुक रहे हैं। नहीं तो उनका प्यारा बेटा घर नहीं आ पाएगा और बेवजह हमसे नफरत करेगा। मेरी गोद लेने वाली माँ भी अब सब समझ गई थी। उसने लियू रुयान को घूर कर देखा और मेरा हाथ पकड़कर बाहर चल पड़ी। चलो यहां से। कैसे लोग हैं ये? जिसे रहना है वो रहे इस घर में। हमारे यीचेन को इसकी कोई जरूरत नहीं है।
मेरे गोद लेने वाले पिता ने भी बीच बचाव करना छोड़ दिया और हमारे पीछे पीछे बाहर आ गए। तभी मूमा ने मेरी गोद वाली माँ को रोक लिया। मत जाइए, हम शियाओ चुआन के मामले में यीचेन को जरूर एक जवाब देंगे। प्लीज, आप निश्चिंत रहिए, वो आज घर नहीं आएगा। लेकिन लियू रुयान अभी भी नहीं मानी। आंटी, आप जो कर रही हैं वो शियाओ चुआन के साथ सही नहीं है। अब मेरी गोद वाली माँ उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रही थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। सही? तुम्हारे हिसाब से सही क्या है? हमारे यीचेन ने जो कुछ सहा, जो दर्द झेला, क्या वो सही था? तुम्हारे परिवार को देखकर लगता है तुम अच्छे घर से हो। अगर तुम्हें तुम्हारे घर की नौकरानी बदल देती और उसका बेटा तुम्हारे घर में ऐश करता जबकि तुम रोज मार खाते, तो क्या तुम्हें वो सब सही लगता? लियू रुयान एक पल के लिए चुप हो गई। उसने सच में खुद को उस हालत में रखने की कोशिश की और लगता है वो पूरी तरह से बिना महसूस किए नहीं रह पाई। मेरी गोद लेने वाली माँ ने सीधा कह दिया, बातें करना बहुत आसान होता है, तुम खुद को बहुत बड़ा दिल वाला समझ रही हो, है ना? तो फिर उस इंसान तस्कर के बेटे को अपने घर क्यों नहीं ले जाती? लियू रुयान तुरंत बोली, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जल्दी ही वो मेरे परिवार का हिस्सा बन जाएगा। मेरी माँ ने उसे घिन भरी नजरों से देखा। ओह, तो तुम उस तस्कर के बेटे की होने वाली बहू हो, तभी तुम इतनी बुरी लग रही हो। लियू रुयान खुद को सही समझ रही थी। वो यहाँ अपने प्यार के लिए इंसाफ मांगने आई थी, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो ही गलत बन गई हो। कौन तस्कर की बहू? आप क्या बोल रही हैं? वो जवाब देने ही वाली थी कि बड़ी बहन ने उसे खींच कर अलग कर लिया। प्लीज, अब और मत बोलो, शियाओ चुआन की बात बाद में करेंगे। बड़ी बहन को लग रहा था कि उसकी दोस्त बस मामला और बिगाड़ रही है। इतनी मुश्किल से उनका असली भाई उनसे बात करने लगा था। क्या वो उसे फिर से दूर भगाना चाहती है? तभी अचानक बटलर भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। शेन परिवार आ गया है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दरवाजे से लोगों का एक बड़ा झुंड अंदर आ गया। सबसे आगे एक लंबी महिला थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे मुस्कुरा रही हों, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा हो। वो अंदर आते ही बोली, अच्छा हुआ सही समय पर आ गई। मुंह परिवार फिर से नाटक कर रहा है। मुंह पिता थोड़ा असहज हो गए। घर की बात किसी बाहर वाले के सामने आ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। प्रेसिडेंट शेन बहुत समय बाद, आप यहाँ कैसे? शेन यूए ने उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधा मेरी तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, काफी किस्मत वाली बात है, मैं इसे ढूंढ ही रही थी और ये खुद मेरे सामने आ गया। मुंह पिता को अनदेखा किया गया, फिर भी वो नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उत्साह से मेरा परिचय करवाया। ये है ये चेन, हमारा खोया हुआ बेटा जो अभी अभी हमें मिला है। आओ, ये शेन परिवार की तीसरी बेटी हैं। तुम इन्हें छोटी आंटी कह सकते हो। शेन यूए हल्का सा मुस्कुराई, तो तुम मुंह परिवार के यंग मास्टर हो, लेकिन मुझे छोटी आंटी कहने की जरूरत नहीं है। अभी रिश्ते थोड़े उलझे हुए हैं, मैंने बिना किसी भाव के कहा। मेरा सरनेम ये है। मुंह परिवार का यंग मास्टर मु शियाओ चुआन है। शेन यूए ने हल्का सा भौं उठाया। अच्छा, क्या मु शियाओ चुआन वही नहीं है जो इंसान तस्करों का बेटा है? वो बाहर खड़े खड़े काफी कुछ सुन चुकी थी और वैसे भी उसे किसी की परवाह नहीं थी। मुंह परिवार के सब लोग एकदम शर्मिंदा हो गए। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या कहें। अगर मैं यहां नहीं होता तो ये लोग आराम से सब कुछ साफ साफ नकार देते, लेकिन अब मैं, उनका असली बेटा, सामने खड़ा था। ऐसे में अगर ये मना करते तो वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा होता, इसलिए वो पूरी तरह फंस गए थे। मैंने हल्का सा भौं उठाया। शेन यूए के जवाब से मैं अंदर ही अंदर काफी खुश था। मन में सोचा, ये औरत सच में बोलना जानती है। मैंने सीधा कहा, आप गलत नहीं कह रही हैं, लेकिन मुंह परिवार को उस तस्कर के बेटे से ही ज्यादा लगाव है। शेन यूए ने हल्की मुस्कान के साथ मुंह पिता की तरफ देखा। तो फिर इनके दिमाग में ही कुछ गड़बड़ है। मुंह पिता का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, लेकिन वो इस औरत पर गुस्सा भी नहीं कर सकते थे। मुझसे हंसी छूट गई, लेकिन मैंने तुरंत अपना चेहरा फिर से ठंडा कर लिया। मैंने शेन यूए की तरफ हाथ हिलाया। अगर आपको कोई काम है तो आप जाइए, हम अब निकल रहे हैं। मुंह परिवार फिर से हमें रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार शेन यूए ने मुझे पहले ही रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ देती हूँ। मैंने पूछा, आप यहाँ किसी काम से आई थी ना? वो मुस्कुराई। आई तो थी, लेकिन अब नहीं। तुम्हें छोड़ना ज्यादा जरूरी है। हम दोनों की बात देखकर बड़ी बहन को अजीब सा लगा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शेन यूए हंस पड़ी। हमने कुछ छुपाया नहीं है। कुछ समय पहले मैं दक्षिण पश्चिम इलाके में चैरिटी के लिए गई थी। ये बच्चा उसी समय मेरी स्कॉलरशिप पाने वालों में से एक था। उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा। मेरी स्कॉलरशिप इतनी आसान नहीं होती। पूरे इलाके में सिर्फ 8 लोगों को मिलती है और रकम भी काफी अच्छी होती है। मैंने मन में सोचा, सच में इतनी थी कि 2 महीने आराम से जी सकता था। मेरी गोद वाली माँ को अचानक याद आया, अरे हाँ, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है। दरअसल मुझे शेन फैमिली की स्कॉलरशिप मिलने की खबर टीवी पर भी आई थी और उस खबर में ये महिला भी थी। वो बोली, सही कहा, मैंने सुना है आप सैकड़ों बच्चों की मदद भी करती हैं।
आप सच में बहुत अच्छी इंसान हैं। मेरे गोद लेने वाले पिता ने भी हामी भरी। असल में शेन परिवार का चैरिटी फंड उस इलाके में काफी मशहूर था। स्कॉलरशिप भले कम लोगों को मिलती थी, लेकिन फीस में मदद बहुत सारे बच्चों को दी जाती थी। अचानक मेरे माँ बाप शेन यूए के लिए बहुत ही अच्छे से पेश आने लगे। अब मुझे ही अजीब लगने लगा। इस कहानी की सबसे बड़ी विलन मेरे सीधे साधे माँ बाप की नज़र में एक अच्छी इंसान बन गई थी। मुझे पता था शेन परिवार का ये दान पुण्य असल में नाम और फायदे के लिए भी होता है, लेकिन फिर भी मैं इस औरत के सामने अपनी सावधानी कम नहीं करने वाला था। हालांकि लिफ्ट मिल रही थी, ये अच्छा था। यहाँ टैक्सी लेना भी काफी महंगा पड़ता। आखिर में मुंह परिवार बस खड़ा देखता रह गया और मैं वहां से शेन यूए के साथ निकल गया। फोन पर आए मैसेज को देखकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। ये इंसान एक साथ मेरे माँ बाप से बात भी कर रही है और मुझे मैसेज भी कर रही है। देख रहा हूं तुम्हारा अपने माँ बाप के साथ रिश्ता इतना बुरा नहीं है। वो वही लोग नहीं हैं जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था, है ना? मैंने जवाब दिया, नहीं। ठीक है, तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। मैंने मन ही मन सोचा, मैंने इससे कुछ मांगा भी नहीं था। हम एक शानदार लॉबी में दाखिल हुए, चेक इन किया और सीधे टॉप फ्लोर के स्वीट में पहुंचे। मेरे गोद लेने वाले माँ बाप अभी भी हैरान खड़े थे। ये चेन, क्या ये वही कमरा है जो टीवी ड्रामा में दिखाते हैं? वो प्रेसिडेंशियल स्वीट जिसकी एक रात की कीमत हजारों में होती है। मेरी माँ हर चीज को नएपन से देख रही थी। वो कुछ छूने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। मुझे हल्का सा सिर दर्द होने लगा। ये शेन यूए बहुत ज्यादा खर्चीली है। मेरे पिता को भी कुछ अजीब लगा। तुमने ऐसा क्या किया था उसके लिए? मैंने बिना झिझक झूठ बोल दिया। जंगल में उसका सामान लूट लिया गया था। मैं वहीं से गुजर रहा था तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया। फिर मैंने कहा, रुको, मैं उससे पूछता हूं कि क्या हम कोई साधारण कमरा ले सकते हैं। मैं मैसेज करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और शेन यूए अंदर आ गई। आंटी, अंकल, कमरा आपको पसंद आया? मेरी माँ थोड़ी झिझकते हुए बोली, प्रेसिडेंट शेन, हमारे लिए कोई साधारण कमरा भी ठीक है। ये कमरा बहुत ज्यादा अच्छा है, आप इसे बदल दीजिए। आप इसे किराए पर देकर काफी पैसा कमा सकती हैं। शेन यूए मुस्कुराई, आंटी, आप मुझे शाओवेई कह सकती हैं। अभी ऑफ सीजन चल रहा है। जितना महंगा कमरा होता है उतना ही मुश्किल से किराए पर जाता है। ये कमरा आधे महीने से खाली पड़ा है। खाली रखना भी तो नुकसान है। आप लोग बिना चिंता के यहीं रहिए। इस समय शेन यूए ने अपना पहले वाला हल्का फुल्का अंदाज पूरी तरह बदल लिया था। अब वो एक सीधी सादी प्यारी सी लड़की की तरह बर्ताव कर रही थी। उसकी पहले से ही अच्छी खूबसूरती के साथ उसका ये व्यवहार किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी था। उसने जैसे ही सुना कि महंगे कमरे आसानी से किराए पर नहीं जाते, मेरी गोद लेने वाली माँ का कमरा बदलवाने का इरादा तुरंत खत्म हो गया। सस्ते कमरे भी तो किराए पर देकर पैसे कमाए जा सकते हैं। अभी ऑफ सीजन नहीं है। लिंक्सन में तो टूरिस्ट इतने हैं कि लोकल लोगों से भी ज्यादा लगते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, ये औरत बातें बनाने में काफी माहिर है। लेकिन अफसोस, मेरे माँ बाप को असल स्थिति पता नहीं थी और वो उसकी बातों पर सच में यकीन कर रहे थे। आंटी, अंकल, आप पहले आराम कर लीजिए, हम बाद में खाना खाएंगे। हमारे घर के शेफ का खाना काफी अच्छा है। अरे, आपने इतना कुछ कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं क्लासमेट, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये सब तुम्हारे लिए कर पाना मेरे लिए खुशी की बात है। फिर वो बोली, ओह हाँ क्लासमेट, क्या तुम्हें थोड़ी देर मेरे साथ बाहर आना ठीक लगेगा? तुम्हारे स्कूल एडमिशन के लिए मैंने एक गाइडेंस काउंसलर से बात कर ली है। मेरी गोद लेने वाली माँ तुरंत बोली, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये चेन, तुम जाओ, टीचर को इंतजार मत करवाओ। मेरी पढ़ाई से जुड़ी कोई भी बात उसके लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए मैं शेन यूए के साथ बाहर निकल गया। लेकिन हम अभी कुछ ही कदम चले थे कि उसने मुझे पास वाले स्वीट में खींच लिया। अगले ही पल मैं दीवार से सटा हुआ था, थोड़ा हैरान। अभी तो ठीक से चल रहे थे, ये अचानक क्या हो गया? ये चैन? उसकी आवाज बहुत करीब थी। उसकी सांसों में एक अजीब सा भारीपन था। तुम्हारा घर का नाम बहुत क्यूट है। मैंने हल्का सा संघर्ष किया, लेकिन वो मुझसे काफी मजबूत निकली। उसने नीचे झुककर मेरे कान के पास कहा, तो फिर ये चेन, तुम बालिग हो गए हो क्या? मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मोहकता थी। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर पसंद हैं तो निकाल कर दे दूं? उसकी आवाज जितनी मीठी थी, बात उतनी ही डरावनी। मैंने शांत होकर कहा, अगर ये आंखें ही नहीं रहेंगी तो मुझे पसंद नहीं आएंगी। अच्छा, तो फिर मेरे साथ चलो, रोज इन्हें देख पाओगे। वो और करीब आई। उसका चेहरा मेरे बहुत पास था। मैंने हल्का सा कहा, आप हाई स्कूल स्टूडेंट्स पसंद करती हैं? मैं हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं हूं, मैं यूनिवर्सिटी में हूं। तो आप मुझे गलत समझ रही हैं? क्या तुम्हें याद नहीं, पिछली बार में तुमने 2 लड़कों को साथ लाया था? मैंने ठंडे स्वर में कहा। वो सेटअप था, लेकिन तुमने उन्हें खुद नशे की हालत में अंदर आने दिया था। वो भी एक गलत फहमी थी। हम दोनों की बातें चलती रहीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक अजीब सा लगाव था, कोई झूठ नहीं दिख रहा था। मैंने कहा, ठीक है, मैं मानता हूं। तुम इतनी आसानी से मान गए? हाँ, अब छोड़ दो मुझे।
मुझे ये एहसास बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई मुझे कंट्रोल करे। वो मेरे पास आकर हल्का सा मुझे सूंघने लगी। तुम्हारी खुशबू अच्छी है, मुझे शांत करती है, मुझे तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मैंने चेहरा थोड़ा मोड़ लिया, दूरी बनाने के लिए, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा असहज हो रहा था। अगले ही पल हमारी पोजीशन बदल गई। अब वही मुझे पकड़कर दीवार से लगा चुकी थी। अब कैसा लगा? उसका हाथ मेरी गर्दन पर था। मैंने बिना किसी भाव के कहा, तो प्रेसिडेंट शेन, क्या आप मेरा यौन उत्पीड़न कर रही हैं? अगर कर रही हूं तो पुलिस बुलाओगे? लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसकी हरकतें और बढ़ती जा रही थीं। शेन युए ने मुझे देखा और फिर भी मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं पाया। आखिरकार उसने हाथ छोड़ दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा बहुत ज्यादा गंभीर और कठोर हो? मैंने कहा, मैं हमेशा से ही ऐसा ही हूं, थोड़ा बोरिंग सा। मैंने अपने कपड़े ठीक किए। तुम हमें खाने पर ले जाने वाली थी ना? चलो चलते हैं। खाना सच में अच्छा और आरामदायक रहा। कहना पड़ेगा, उपन्यास में शेन युए को भले ही विलन के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन एक बड़े बिजनेस पर्सन के रूप में अगर वो चाहती तो किसी भी स्थिति को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती थी। उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी काफी मजबूत थी। खाने के बाद मेरे गोद लेने वाले माँ बाप ने उम्र का अंतर होने के बावजूद शेन युए को एक करीबी दोस्त मान लिया। अब वो उसे शाओ वेई कहकर बहुत अपनापन दिखा रहे थे। उन्होंने तो यहां तक तय कर लिया कि 2 दिन और रुककर युनजिंग घूम लेंगे। एडमिशन के दिन शेन युए खुद मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गई। मेरे गोद लेने वाले माँ बाप के लिए मैंने उसे समझाकर पहले ही युनजिंग के फेमस जगहों पर घूमने भेज दिया था, उसके अपने लोगों के साथ। शेन युए मेरे साथ नहीं गई। वो मेरे साथ ही कैंपस में घूमती रही। ये चेन, तुम सच में पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। उसने पहले ही मेरे स्कोर देख लिए थे। उसे पता था कि मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूं, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा करूंगा। इस बातचीत के दौरान मुझे शेन युए के बारे में भी काफी कुछ पता चला। जैसे उसकी बैकग्राउंड भी मेरी जैसी ही थी, लेकिन वो बदली नहीं गई थी। उसे बचपन में ही शेन परिवार के दुश्मनों ने किडनैप कर लिया था। वो कई साल बाद किशोर उम्र में वापस मिली थी। उसने जो बचपन में सहा था वो किसी भी तरह मेरे दर्द से कम नहीं था। हालांकि वो कई दिनों तक स्कूल नहीं गई, लेकिन शेन परिवार में ऊपर तक पहुंचने की वजह उसकी खुद की पढ़ाई, मेहनत और नेचुरल टैलेंट था। लंबे समय तक के अत्याचार और भटकाव के कारण उसके अंदर बाइपोलर जैसी समस्या विकसित हो गई थी। उसका गुस्सा बहुत तेज था, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने अब तक मुझे कभी मारा नहीं था। पढ़ाई इंसान को शांत करती है, दिमाग को साफ करती है और दिल को स्थिर रखती है। उसने हल्के से कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें एक ऐसे परिवार में बेचा गया जो तुम्हें पढ़ने भी देता है। वो सोच रही थी कि मुझे नौकरानी ने ई परिवार को बेच दिया था। मैंने मुंह परिवार को जो कहानी पहले सुनाई थी उसे फिर से और भी विस्तार से दोहरा दिया। आखिर ये इस बात का जरूरी हिस्सा था कि मुख्य विलेन को थोड़ा सा इंसानियत महसूस करवाई जा सके। जब मैं 6 साल का था उन्होंने मुझे लगभग मार ही दिया था। मैंने पुलिस को बुलाया। उसके बाद राज्य ने मुझे अनाथालय से मेरे गोद लेने वाले माँ बाप के पास भेज दिया। एक बार मुझे सुअरों के बाड़े में डाल दिया गया था। मैं वहां से बचकर निकला। लगभग मुझे खा ही लिया गया था। वो शांत होकर सुनती रही। फिर उसने मेरी दाहिनी टांग को देखा। समझ में आता है। अब उसे साफ दिख रहा था कि मेरे चलने में थोड़ी दिक्कत क्यों है, लेकिन क्योंकि मामला निजी था उसने पहले कभी पूछा नहीं था। फिर उसकी नजर मुझ पर टिक गई। तुम्हें उनसे नफरत नहीं है? मुंह परिवार वाली उस घटना को देखकर भी वो अभी भी मेरा रुख जानना चाहती थी। मैंने साफ कहा, बिल्कुल है। मैंने उस तस्करी करने वाले जोड़े को जेल भिजवा दिया है। इसे मैं अपना बदला मानता हूं। शेन युए ने हल्के से सिर हिलाया। खुद बदला लेना बुरा नहीं है, उसने फिर शांत स्वर में कहा। मेरी तुलना में तो यह बहुत हल्का तरीका है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने तो अपने तरीके से उन लोगों को मेडिकल कॉरपोरेशन तक बेच दिया था जिन्होंने उसे तकलीफ दी थी। मुंह परिवार का क्या? तुम उन्हें वापस पाना चाहते हो? मैंने सिर हिला दिया। वापस जाकर क्या करूं? उन्हें मु शियाओचुआन के साथ खुश होते हुए देखूं? बहुत घिन आती है। वो मुस्कुराई। तो क्या तुम मु शियाओचुआन को मुंह परिवार से निकालना चाहते हो? अलायंस जल्द ही शुरू होने वाला है। ये सब कहानी में बाद में होता है, उसने हल्के से कहा। अगर चाहो तो मुझसे मदद मांग सकते हो। उसका चेहरा काफी संतुष्ट लग रहा था। वो बालों को उंगलियों से घुमा रही थी। अभी नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। मन में आया, अगर ये पागल नहीं होती तो सच में देखने में बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा, जब जरूरत होगी तब मांग लूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। यूनिवर्सिटी कैंपस की हवा बाहर से ज्यादा साफ लग रही थी। मैंने सारे परेशान करने वाले मामलों को फिलहाल दिमाग से निकाल दिया। अब बस मुझे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू करनी थी। शेन युए मुझे हॉस्टल तक छोड़कर चली गई। इसके बाद मेरे रूममेट्स आ गए। सब लोग काफी मिलनसार लग रहे थे। मेरे रूममेट्स सभी अच्छे लगे। हमने अपने अपने बेड सेट किए, डेस्क साफ की और फिर सबने मिलकर कैंटीन चलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हम हॉस्टल से बाहर निकले, थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने एक जाना पहचाना नजारा दिखा।
मू शियाओचुआन अपने बड़े बड़े बैग्स के साथ हॉस्टल की तरफ आ रहा था और उसके साथ पूरा मू परिवार भी था। मू पिता, मू माँ, बड़ी बहन, दूसरी बहन, सबके हाथ में सामान था और मू शियाओचुआन बीच में आराम से खाली हाथ चल रहा था। एक नजर में ही समझ आ रहा था ये कितना लाड प्यार में पला हुआ यंग मास्टर है। जैसे ही मू परिवार की नजर मुझ पर पड़ी, सब एकदम चुप हो गए। उनके चेहरों पर साफ झिझक दिख रही थी। मैंने बस एक बार उन्हें देखा और सीधे उनके पास से निकल गया, जैसे वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हों। तभी दूसरी बहन की आवाज आई, मू चेन, ये क्या बर्ताव है? माँ बाप दिखे हैं, नमस्ते तक नहीं कर सकते? मैंने पलट कर भी नहीं देखा। मू युए युए गुस्से से फट पड़ी। उसने हाथ का सामान जमीन पर फेंका और मेरे पीछे दौड़ी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बहरे हो क्या? तुम्हें कोई तहजीब नहीं है? मैंने शांत स्वर में कहा। मेरा नाम ये चेन है, आप गलत इंसान से बात कर रही हैं। वो और भड़क गई। तुम ये नाटक कब तक करोगे? शियाओचुआन तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। उसका गुस्सा बिल्कुल काबू में नहीं था। जब माँ बाप ने तुम्हें बुलाया तो जवाब क्यों नहीं दिया? बड़ी बहन के मैसेज का भी जवाब नहीं, मेरा कॉल भी काट दिया। मैंने सीधा कहा, तुम्हें जिस पर इतना प्यार लुटाना है उसी छोटे भाई के पास जाओ, मुझे परेशान मत करो। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। इस वक्त उसे कुछ ऐसा कहना चाहिए था, कौन तुम्हें परेशान करेगा, या इतना खुद को मत समझो। लेकिन ना जाने क्यों मेरी आंखों में देखते ही उसके दिमाग में एक घायल बच्चे की तस्वीर आ गई, जिसे बेरहमी से पीटा जा रहा था। उसका दिल अचानक से कस गया और वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी बाकी मुंह परिवार भी पास आ गया। मुंह माँ ने धीरे से पूछा, ये चेन एडमिशन हो गया? सामान रख लिया? कुछ चाहिए तो माँ बता सकती है। वो एक तरफ अपने पूरे परिवार को देख रही थी और दूसरी तरफ मैं अकेला खड़ा था। उसके दिल में हल्का सा दर्द उठा। माँ तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हैं और तुम्हारा कमरा भी साफ कर दिया है। तुम घर कब आओगे? मैंने सीधा जवाब दिया, जरूरत नहीं है। तुम्हारे गोद लेने वाले माँ बाप कहाँ हैं? तुम तो कहते थे वो तुम्हें बहुत अच्छा रखते हैं। वो तुम्हें छोड़ने क्यों नहीं आए? मुझ पर माँ के लिए ऐसा ठंडा रवैया देखकर दूसरी बहन फिर से गुस्सा हो गई। उसकी आवाज अजीब सी हो गई। मैंने बिना भाव के कहा, वो आए थे। और मैं मुंह युए युए को देखते हुए चुप हो गया, जैसे आगे कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं था। अभी कितने बजे हैं? वो लोग तो काफी देर पहले ही वापस जा चुके हैं। बड़ी बहन मुंह यूलू ने पूछा, ये चेन, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? हम अभी जाकर ले आते हैं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर और कुछ नहीं है तो मुझे परेशान मत करो। जाकर उस इंसान तस्कर के बेटे के साथ ही रहो। मेरी बात सुनते ही मू शियाओचुआन घबरा गया। वो नहीं चाहता था कि स्कूल शुरू होते ही लोग उसके बारे में बातें करें। छोटे भाई, ऐसी बातें मत करो। मैं हंस पड़ा। पिछली बार बड़ा भाई कहना तुम्हें गंदा लग रहा था, अब छोटा भाई बोल रहे हो, ये तो और भी ज्यादा घटिया लग रहा है। मैंने सीधा कहा, मैं कौन सी झूठी बात कर रहा हूँ, सब सच ही तो है। मैंने उसके महंगे कपड़ों और सजे धजे लुक को देखा और कहा, वैसे तुम्हारी असली माँ तुमसे मिलने आई क्या? वो अभी अभी जेल से निकली है, कहीं जाने की जगह भी नहीं है। मैं थोड़ा और करीब गया। तुम्हें थोड़ा बहुत उसका फर्ज नहीं निभाना चाहिए? आखिर उसी की वजह से तुम्हें 18 साल की ऐशो आराम की जिंदगी मिली है। बस करो। मू शियाओचुआन ने घबराकर मेरे आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। प्लीज अब मत बोलो। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, सुन लो, अगर तुम्हें अपना ये यंग मास्टर वाला स्टेटस बचाना है तो स्कूल में मुझसे दूर रहना। अगर सामने भी पड़ जाओ तो ऐसे दिखाना जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। मैं उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, और सबसे अच्छा ये होगा कि तुम मुंह परिवार को भी संभाल लो। सबको बोल दो मुझसे दूर रहें। तुम लोगों को देखकर ही मुझे चिढ़ होती है। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं भी स्कूल में हंगामा करने से पीछे नहीं हटूंगा और ऐसा माहौल बना दूंगा कि तुम यहां रह भी नहीं पाओगे। मेरी आवाज में सीधी और छुपी दोनों तरह की धमकी थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। मैंने हाथ हिलाया, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मैं अब तुम लोगों से बात नहीं कर रहा। ये चेन। मुमा मुझे रोकने वाली थी, लेकिन मू शियाओचुआन ने ही उसे रोक लिया। माँ, आप मुझे छोड़ने नहीं आई थी? उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, जैसे उसे बहुत बड़ा दुख मिला हो। मुंह माँ का दिल फिर से पिघल गया। जब तक वो उसे समझाती रही तब तक मैं काफी दूर जा चुका था। मेरे एक रूममेट ने पूछा, भाई चेन, ये लोग कौन थे? मैं हल्का सा मुस्कुराया, एक ड्रामेबाज कहानी के मुख्य किरदार। मैंने मजाक में बात टाल दी। आज कॉलेज का पहला दिन था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी चीज मेरा मूड खराब करे। मेरे गोद लेने वाले माँ बाप युनजिंग में 2 दिन घूमे और आने जाने में उन्हें तय समय से 2 दिन ज्यादा लग गए। मुझे तो बाद में पता चला कि उन 2 दिनों में शेन युए उनके साथ ही रही और उन्हें छोड़ने भी खुद आई थी। इसके अलावा उसने उनके लिए फ्लाइट टिकट भी बुक कर दिए और प्राइवेट कार का इंतजाम किया ताकि वो प्रांतीय राजधानी से सीधे घर पहुंच सकें। मैंने सोचा था, मेरे माँ बाप इतने सीधे साधे हैं, वो दूसरों को तकलीफ देना पसंद नहीं करते, तो ये सब देखकर वो जरूर घबरा जाएंगे। लेकिन जब मैं उन्हें छोड़ने गया तो देखा कि दोनों बहुत खुश थे। बार बार शाओ वेई कहकर उसे बड़े प्यार से बुला रहे थे।
जाते जाते उन्होंने शेन यूए को अपने घर आने का न्योता भी दे दिया। सिर्फ कुछ ही दिनों में मेरे सीधे साधे माँ बाप और शेन यूए के बीच एक अजीब सा अपनापन बन गया था। प्लेन उड़ गया और आसमान में गायब हो गया। अचानक मुझे थोड़ा खालीपन महसूस हुआ। इतनी जल्दी घर की याद आने लगी। आज शेन यूए ने चश्मा पहना हुआ था, पतले फ्रेम वाला, जिससे वो और भी ज्यादा सलीकेदार लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे माँ बाप के लिए जो कुछ तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। वो हल्के से मुस्कुराई। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, कोई असली एक्शन भी है, उसने चश्मा ठीक करते हुए कहा। ये चेन, तुम कुछ करने वाले हो या नहीं? मैंने थोड़ी देर सोचा। मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं। फिर थोड़ा हंसकर बोला, लेकिन मैं तो एक गरीब स्टूडेंट हूं, बहुत महंगी जगह अफोर्ड नहीं कर सकता। कॉलेज के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो। हम कॉलेज के पास एक ग्रिल्ड फिश वाले छोटे से रेस्टोरेंट में गए। जगह छोटी थी, लेकिन खाने का स्वाद बहुत बढ़िया था। मुझे भी हाल ही में इसके बारे में पता चला था। हम दोनों एक कोने में बैठ गए। मैंने पूछा, तुम्हें खाने में कुछ परहेज है? वो बोली, मेरा पेट थोड़ा कमजोर है, तीखा नहीं खा सकती, और मुझे सोया वाली चीजें पसंद नहीं है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि उसने सीधे सीधे बता दिया। कुछ भी चलेगा कहकर टाल नहीं दिया। जो इंसान साफ बात करता है वो जिद्दी इंसान से हमेशा बेहतर होता है। रेस्टोरेंट में लोगों की आवाजाही लगी हुई थी। चारों तरफ शोर था। ज्यादातर आसपास के कॉलेज के स्टूडेंट्स ही थे। हमारी टेबल पर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और एक शहर की खूबसूरत लड़की। ये कॉम्बिनेशन ऐसा था कि लोग बार बार देख कर जा रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे। शेन यूए ने मुझे देखा और कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे क्लासमेट्स देख लेंगे? फिर हल्का सा मुस्कुराई। मेरे साथ दिखोगे तो लोग कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे कि तुम मेरे शुगर बेबी हो। उसकी आवाज में छेड़ने वाला अंदाज था, जैसे वो मेरा रिएक्शन देखना चाहती हो। लेकिन मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उस वक्त मैं मछली के कांटों से जूझ रहा था। मैंने कहा, मुझे लगता है हमारा कॉलेज काफी अच्छा है। यहाँ के लोग इतने फालतू नहीं होते। जो लोग यहाँ आए हैं वो सब टॉप स्टूडेंट्स हैं। अगर कुछ गॉसिप भी दिख जाए तो बस एक बार देखकर आगे बढ़ जाएंगे। ज्यादातर लोग खुद से फैलाने नहीं जाते। मैंने आराम से आगे कहा, और वैसे भी हम दोनों खुलकर साथ बैठकर खा रहे हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान यही सोचेगा कि हम रिश्तेदार हैं या कुछ ऐसा। शेन यूए ने हल्का सा सिर हिलाया। इतना आसान नहीं होता। लोग वही मानते हैं जो उन्हें सही लगता है। मैंने कंधे उचकाए। उन्हें जो बोलना है बोलने दो। मेरे सामने तो नहीं बोलेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर सच में फर्क पड़ा तो मैं पुलिस बुला लूंगा। मैंने एक टुकड़ा मछली का उठाया जिसमें कम कांटे थे और उसकी तरफ बढ़ाया। ये लोगी? मैंने देखा था कि वो ज्यादा खा रही थी तो लगा शायद उसे कांटे निकालना नहीं आता। शेन यूए एक पल के लिए चौंकी, फिर उसने प्लेट ले ली। खाना खत्म होने तक बीच बीच में थोड़ी बातचीत होती रही, लेकिन ज्यादातर मैं ही बोल रहा था। मैं उसे अपने गांव की ग्रिल्ड फिश के बारे में बता रहा था। कैसे वो तीखा नहीं खा सकती तो सिचुआन हॉटपॉट मिस कर देगी, और हमारे छोटे से ढाबे की खास डिश के बारे में भी। शेन यूए को लग रहा था कि मेरी बातें किसी जादू जैसी हैं। आसपास का शोर जैसे गायब हो गया हो और मेरी हर बात साफ साफ उसके कानों और दिल तक पहुंच रही हो। मेरी आवाज का उतार चढ़ाव, हर शब्द, सब सीधे उसके अंदर उतर रहा था। उसे पहली बार लगा कि किसी की बातें सुनना बोरिंग नहीं बल्कि सुकून देने वाला भी हो सकता है। उसके शरीर और दिमाग दोनों को अजीब सी शांति मिल रही थी, इतनी कि जैसे वो कभी भी सो सकती हो। जो लड़की सालों से नींद की बीमारी से जूझ रही थी, जिसे बिना दवाई के नींद नहीं आती थी, उसके लिए यह एहसास किसी चमत्कार से कम नहीं था। खाना खत्म होने के बाद हम बाहर निकल आए। शेन यूए ने पूछा, आज तुम्हारी क्लास है? मैंने सच सच कहा, नहीं। तो मेरे साथ चलो। ये कहकर उसने बिना मेरा जवाब सुने ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे सीधे गाड़ी में बैठा दिया। मेरे मन में भी थोड़ा जानने की इच्छा थी, इसलिए मैंने मना नहीं किया, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मुझे अपने अपार्टमेंट ले जाएगी। जब मुझे कुछ गड़बड़ लगा तब तक देर हो चुकी थी। शेन यूए मुझे सीधा लिफ्ट में खींच कर ले गई। मैंने उसे देखा और कहा, शेन यूए, मैं अभी अभी बालिग हुआ हूं, तुम इतनी भी बेरहम नहीं हो ना। मुझे अब पछतावा हो रहा था कि मैंने उसके साथ चलते वक्त अपनी सावधानी थोड़ी ढीली कर दी थी। मुझे लगा था तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो। जैसे ही हम अंदर आए उसने मुझे सीधे बेड पर धक्का दिया, अपने जूते उतारे और खुद मेरे ऊपर आकर लेट गई। कोई आवाज मत करना और मुझे छूना मत। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। बस थोड़ी देर। मैंने हल्का विरोध किया तो उसने कहा, जिद्दी होना समझदारी नहीं होती। मैंने आखिरकार खुद को ढीला छोड़ दिया और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। शेन यूए ने कुछ भी गलत नहीं किया। थोड़ी ही देर में मेरी बाहों में उसकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। वो सच में सो गई थी। मैं हैरान था, ये कैसी इंसान है। वो मुझे इतनी कसकर पकड़े हुए थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अजीब है, ये दिन में भी सो सकती है
तभी अचानक असली मालिक की आत्मा फिर से सामने आई। मैंने कहा था ना, शेन युए को बहुत गंभीर नींद की समस्या है। वो दिन में मुश्किल से 2-3 घंटे ही सो पाती है। ये चेन, लगता है तुम्हारे अंदर कोई अजीब सी ताकत है जिससे उसे नींद आ जाती है। मैंने मन में सोचा, मैं खुद ऐसा इंसान हूं जिसे अगर नींद पूरी ना मिले तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूं। मेरे लिए नींद खाने से भी ज्यादा जरूरी है, और जो इंसान दिन में सिर्फ 2 घंटे सो पाता हो उसके लिए ये सच में बहुत दुख की बात है। क्या मैं सच में किसी को सुला सकता हूं? ये अभी साबित होना बाकी था, क्योंकि ये चीज कहानी में पहले कभी नहीं थी। अब अगर मैं यहां से निकलने की कोशिश करता तो मुझे जोर लगाना पड़ता और वो जाग भी सकती थी। मैंने सोचा, अगर ये भी मेरी तरह नींद टूटने पर गुस्से में आ गई तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए मैंने फैसला किया, शांत रहना ही बेहतर है। मैंने भागने का ख्याल छोड़ दिया और आंखें बंद करके सो गया। करीब 2 घंटे बाद मेरी नींद खुली। शेन युए मेरी गाल पर उंगली से हल्का हल्का टच कर रही थी, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। मैंने उनींदी आंखों से उसे देखा और पूछा, कितने बजे हैं? 4 बज गए। मैं उठने ही वाला था कि उसने फिर से मुझे दबा दिया। ये चैन, किसी लड़की के बेड पर ऐसे आराम से सोकर उठते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बिना कुछ हुए ऐसे ही चले जाओगे? उसकी सांसें मेरे करीब थीं, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा नींद में था। फिर भी नींद अच्छी हुई थी, इसलिए मुझे चिड़चिड़ापन नहीं हो रहा था। मैंने शांत होकर पूछा, तो तुमने कुछ किया क्या? मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा, फिर उसके कपड़ों की तरफ। थोड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन सब बिल्कुल सामान्य था। मैंने हल्का सा सिर तिरछा किया। स्पष्ट है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा, और वैसे भी तुमने खुद कहा था कि मुझे छूना नहीं। तुम इतनी आसानी से मेरी बातों पर यकीन कर लेते हो? शेन युए के होंठ मेरी गर्दन के पास आ गए। वो हल्के से वहां छूते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता, किसी लड़की की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर एक खूबसूरत लड़की की। उसकी बातों से मेरा शरीर हल्का सा सिहर गया। मैंने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे हिला तक नहीं पाया। जब हटाना ही नहीं था तो मैंने कोशिश भी छोड़ दी। सच कहूं तो मैं इतना घबराया भी नहीं था। उल्टा मैंने आराम से एक जम्हाई ले ली। अंदर से मुझे लग रहा था कि शेन युए कुछ गलत नहीं करेगी। वो देख रही थी कि मैंने बस 2-3 सेकंड हल्का सा विरोध किया और फिर पूरी तरह शांत हो गया। वो रुक गई और खुद को ऊपर उठाकर बोली, तो तुम ऐसे ही सब होने दोगे? मैंने सीधा जवाब दिया, और कर भी क्या सकता हूं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कुछ देर बाद कहा, मैं तुमसे लड़ाई में जीत नहीं सकता। मैं तो लंगड़ा हूं, पीटी क्लास से भी छूट मिली हुई है। तुम जैसी गुंडी से लड़ने की ताकत नहीं है मेरे पास। वो थोड़ा हैरान हुई, तो तुम ऐसे ही हार मान लोगे? मैंने शांत होकर कहा, नहीं, मैं तरीका सोच रहा हूं, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। तो सोच लिया? मैंने कहा, हाँ। शेन युए ने भौं उठाई। बताओ, मैंने बिल्कुल सीधे स्वर में कहा। प्लीज मुझे जाने दो। बोलने का तरीका ऐसा था जैसे मैं कोई साधारण चीज ऑर्डर कर रहा हूं, ना कोई डर ना कोई घबराहट। वो हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, तुमने मुझे खुश कर दिया। अब तुम मुझसे मिन्नत कर रहे हो, तो यही तुम्हारा तरीका है? हाँ, प्लीज। वो बोली, तुम्हें छोड़ना नामुमकिन नहीं है, लेकिन एक शर्त है। बताओ। मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। उसके कपड़े हमेशा की तरह ठीक से बंद नहीं थे। मेरी नजर अनजाने में उसके गले से नीचे की तरफ चली गई। सच कहूं तो मैं पहले से ही उसे अपने प्लान में शामिल करने वाला था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो खुद इतनी जल्दी आगे बढ़ेगी। असली मालिक ने कहा था कि वो फ्लर्ट करती है। क्या ये वही है? मुझे उसके अंदर थोड़ा सा लगाव भी महसूस हो रहा था, लेकिन बहुत हल्का। असली मालिक की आवाज फिर आई, सावधान रहना। मुझे ये सब थोड़ा असहज कर रहा था। मैंने साफ कहा, मैं अभी मानना नहीं चाहता। हम इतने करीब भी नहीं हैं। वो हल्का सा झुकी। तो फिर करीब किसे कहते हैं? उसकी आवाज धीमी हो गई। क्या हमें अभी यहीं और करीब हो जाना चाहिए? उसकी आवाज जैसे किसी खतरनाक फुसफुसाहट की तरह मेरे कानों में गूंजी, और उसका हाथ, जो अब तक शांत था, धीरे धीरे हद पार करने की कोशिश करने लगा। शेन, तुम्हें पता है? शेन युए की आंखों के कोने लाल हो गए थे। उसकी आवाज इतनी तेज और खतरनाक थी जैसे वो किसी को टुकड़ों में काट देगी। पूरे झिंगशी में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो मुझे मना करने की हिम्मत करे। साइड में खड़ा असली मालिक तो पहले ही डर के मारे कांप रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं, जो इस डेमन क्वीन के सामने खड़ा था, मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा था। उल्टा मुझे उसकी ये ओवर पावर्ड सीईओ वाली बात सुनकर हल्की हंसी आ रही थी। लेकिन मैंने किसी तरह खुद को रोक लिया, क्योंकि अगर मैं इस वक्त हंस पड़ता तो मामला सच में खराब हो सकता था। मैंने शांत और नरम आवाज में कहा, तुम ऐसे प्रपोज करोगी तो कोई भी मान जाए, वो दिल से नहीं होगा। तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती तो मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। वो बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम चाहो या नहीं, तुम बस मेरे हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हें पसंद करूं, है ना? चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन है। मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ, लेकिन मुझे यकीन था वो मुझे सच में थोड़ा सा पसंद करती है। पसंद करना सिर्फ तुम्हारे साथ सोना नहीं होता,
पसंद करने का मतलब है तुम्हें सच में पसंद करना। मेरी आंखों में साफ दिख रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे पसंद करती हो। शेन युए एक पल के लिए चुप हो गई, फिर खड़ी हो गई और मुझे छोड़ दिया। लेकिन उसके शब्द अभी भी वैसे ही थे। ये चेन, तुम काफी नार्सिसिस्टिक हो। मैं आखिरकार उठकर बैठ गया और उसके आंख के कोने को छूते हुए बोला, पहली बात, ये नार्सिसिज्म नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे खुद से बहुत प्यार है। दूसरी बात, अगर हम रिलेशनशिप में भी आए तो मैं किसी का नहीं बनूंगा, सिर्फ खुद का रहूंगा। वो थोड़ी नाराज होकर बोली, तुम मुझे जवाब दे रहे हो? मैंने सीधा कहा, हाँ, दे रहा हूं। और अगर मैं तुमसे लड़ सकता तो अभी लड़ भी लेता, जब तुम मुझे परेशान कर रही थी। जैसे उसने पहले मेरे गाल को छुआ था, मैंने भी उसके गाल को हल्के से छुआ। शेन युए, मैं तुमसे नहीं डरता। बस फिर क्या था, उसका गुस्सा एकदम बढ़ गया। वो कुछ तोड़ने ही वाली थी, कुछ भी, बस मुझे छोड़कर। लेकिन उसी पल उसका गुस्सा अचानक पूरी तरह खत्म हो गया, क्योंकि मैंने उसे किस कर लिया, बहुत हल्का सा, जैसे पानी की सतह को छूता हुआ कोई कीड़ा। शेन युए पूरी तरह चौंक गई। मैंने धीरे से कहा, मुझे लगता है तुम्हें नॉर्मल रिलेशनशिप करना आता ही नहीं। मैंने उसी जगह को उंगली से छुआ जहां मैंने उसे किस किया था। पहली बार मेरे चेहरे पर हल्की परेशानी दिखी। लेकिन तुम सीख सकती हो। जैसे तुम मेरे पेरेंट्स से बात करती हो, वैसे ही नॉर्मल तरीके से भी बात कर सकती हो। बस अगर तुम सीखना चाहो। वो मेरी ठुड्डी पकड़कर बोली, तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से बात करने वाली हूं? ये चैन, क्या मैंने तुम्हें यह भ्रम दे दिया कि मैं अच्छी इंसान हूं? उसकी आवाज अभी भी सख्त थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसी खतरनाक धार नहीं थी। मैंने एक बार पलक झपकाई और ध्यान से महसूस किया। हालांकि वो मेरी ठुड्डी पकड़े हुई थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया था। जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा, अभी के लिए इसे माफ किया जा सकता है। मैंने शांत आवाज में कहा, मेरी नजर में तुम बहुत बहुत अच्छी हो। मेरे माता पिता के अलावा तुम ही हो जो मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती हो। मैंने बिल्कुल सीधे और शांत तरीके से ये बात कही, लेकिन ये बात सुनकर शेन युए खुद ही हैरान रह गई। मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ? उसने मन ही मन सोचा। 2 दिन तक इसके माता पिता का ख्याल रखा, लेकिन उसके अलावा तो उसने इसके लिए कुछ किया ही नहीं। उल्टा अभी थोड़ी देर पहले तो वो इसे परेशान कर रही थी। तो क्या सच में इसकी जिंदगी में कोई उससे बेहतर नहीं रहा? ये सोचते ही शेन युए के गले में जैसे कुछ अटक गया। मैंने फिर कहा, ऐसा करते हैं, अगर तुम नहीं सीखना चाहती तो मैं सीख लेता हूं। हालांकि मैं भी कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, लेकिन सीखना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा जो मेरी ठुड्डी को पकड़े हुए था, और अपना चेहरा उसकी हथेली से हल्का सा छुआ। शेन युए, हम एक नॉर्मल रिलेशनशिप ट्राई करें। मुझे तुम्हें परस्यू करने दो, ठीक है? वापस आते समय असली मालिक की आत्मा लगातार बोलती ही जा रही थी। वो पूरी तरह हिल चुका था। उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि इतनी खतरनाक इंसान के सामने मैं न सिर्फ शांत कैसे रहा, बल्कि उल्टा उसी के साथ फ्लर्ट भी करने लगा। जब उसे मेरी बात याद आई, मुझे तुम्हें परस्यू करने दो, और शेन युए का वो शॉक्ड चेहरा, तो उसे थोड़ा सुकून मिला। देखा, सिर्फ मैं ही नहीं हूं जिसने ये पहली बार देखा है। वो फिर पूछ बैठा, तुम्हें उससे बिल्कुल डर नहीं लगता? जब वो गुस्सा होती है तो मैं जैसा भूत भी डर जाता हूं। मैंने सीधा जवाब दिया, डरने वाली क्या बात है? पुराना तुम बेवकूफ था, अनाड़ी था, और थोड़ा कड़वा भी था। लेकिन उसने तुम्हें मारा तो नहीं, है ना? और वैसे भी हर एंगल से देखो, मैं तुमसे ज्यादा पसंद आने वाला हूं, है ना? अगले कुछ दिनों में स्कूल जाने के अलावा मैं रोज शेन युए से बात करता था। हर दिन, गुड मॉर्निंग, आज भी तुम्हें याद करने वाला एक और दिन शुरू हो गया। आज दोपहर का एग फ्राइड राइस ठीक था, लेकिन मेरे जैसा नहीं। कभी मेरा बनाया हुआ खाना ट्राई करोगी? गुड नाइट, मीठे सपने देखना, और हो सके तो मेरे बारे में। हर दिन यही चलता रहा। शेन युए हमेशा जवाब देती थी, लेकिन उसके मैसेज बहुत ठंडे होते थे। कभी कभी मुझे लगता, क्या मैं ज्यादा ही आगे बढ़ रहा हूं? कहीं वो परेशान तो नहीं हो रही? लेकिन फिर लगा, ऐसा नहीं है। अगर शेन युए को मैं सच में परेशान करता तो वो कब की मुझे ब्लॉक कर चुकी होती। और वैसे भी जो 2-4 शब्द वो भेजती थी, अगर कोई और भेजता तो वो सिर्फ औपचारिक लगता, लेकिन शेन युए के लिए वो भी बहुत खास था। जल्दी ही कहानी का एक अहम हिस्सा आ गया, मेरी असली माँ का बर्थडे पार्टी। किताब में ये काफी बड़ा इवेंट था, लेकिन मेरी नजर में ये सब बहुत बोरिंग था। बस वही असली और नकली बेटे की लड़ाई, और वजह सिर्फ एक कपड़ा। इस पार्टी में हम दोनों को आना ही था। मुशाओ चुआन ने एक महंगा डिजाइनर सूट पहना हुआ था, और मेरे पास बस एक साधारण रेडीमेड कपड़ा था। उसका सूट तो बहुत पहले से तैयार कराया गया था, और मैं तो अभी कुछ ही दिनों पहले वापस आया था, तो मेरा कस्टम सूट न बन पाना बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन फिर भी मुशाओ चुआन और उसके चमचे मुझे ताना मारने लगे, मजाक उड़ाने लगे। मुझे याद है, असल कहानी में मैंने गुस्से में उसका कपड़ा फाड़ दिया था, और फिर उसने सफेद कमल जैसा मासूम बनकर ऐसा ड्रामा किया था कि मेरी इज्जत पूरी तरह गिर गई थी।
सबको लगने लगा था कि मुंह परिवार का नया बेटा बदतमीज है, तमीज नहीं है और लोगों के सामने दिखाने लायक भी नहीं है। मैंने इस बार ध्यान से सोचा, मुझे फैमिली ड्रामा करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, तो शायद इस बार कपड़े फाड़ने वाली घटना नहीं होगी। लेकिन पिछली बार मैंने मुंह शाओचुआन को थोड़ा ज्यादा ही डरा दिया था। अब वो काफी सीधा साधा बन गया था, हमेशा मुझे देखकर रास्ता बदल लेता, कभी खुद से झगड़ा करने नहीं आता। हाँ, ये भी हो सकता है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो। हालांकि मुझे शांति मिल रही थी, लेकिन मेरे मिशन के हिसाब से उसका इतना शांत रहना सही नहीं था। मुझे उसे थोड़ा उकसाना ही पड़ेगा। इसलिए जब मुंह परिवार ने मुझे बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। मुझे पता चला कि मुंह शाओचुआन एक दिन पहले ही घर वापस आ गया है। मैंने सोचा अभी जाकर पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है, सीधे पार्टी वाले दिन ही जाऊंगा। उधर मेरी असली माँ मोबाइल में टाइप कर रही थी, ये चैन क्या तुम थोड़ा पहले आ सकते हो? मैं तुम्हें कपड़े ट्राई करवाने ले जाऊंगी और बाल भी सेट करवा देंगे। लेकिन उसने मैसेज भेजने से पहले ही डिलीट कर दिया, क्योंकि पिछली रात मुंह शाओचुआन ने उसे काफी देर तक रोके रखा था और आज वो उसी के साथ कपड़े लेने जा रही थी। दोनों बेटे एक दूसरे से नहीं बनाते और जब वो एक को टाइम दे चुकी थी तो दूसरे को साथ नहीं ले जा सकती थी। थोड़ा सोचने के बाद उसने बड़ी बहन को बुलाया, जाओ ये चैन को ले आओ और उसे कपड़े भी दिलवा देना। बड़ी बहन ने घड़ी देखी और बोली, मेरा ऑनलाइन मीटिंग है, मैं नहीं जा पाऊंगी, जीबो को भेज देती हूँ। ठीक है, वो और भी अच्छा रहेगा। माँ को अपने होने वाले दामाद पर काफी भरोसा था और उसे लगा कि ये काम किसी लड़के को देना बेहतर है। शाओ जीबो एक टिपिकल अमीर घर का लड़का था। उसे मुंह परिवार की सारी बातें पता थीं, यहाँ तक कि मेरे साथ उनका कैसा व्यवहार है ये भी। इसलिए वो मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार करता था। मुझे भी उससे कोई बुरा फील नहीं था। हाँ, वो मुंह शाओचुआन की तरफ थोड़ा झुकता था, लेकिन फिर भी जब भी कोई गिफ्ट देता तो दोनों के साथ बराबरी रखता। जैसे ही मैं उसकी कार में बैठा, उसने मुझे एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स दिया। ये तुम्हारे लिए है, पहली मुलाकात का गिफ्ट और तुम्हारे बर्थडे के लिए भी। मैंने कहा, थैंक यू जीबो भैया। मैंने बॉक्स खोला, अंदर एक बहुत ही सुंदर ब्रोच था। मैंने उसे देखते हुए कहा, मुंह शाओचुआन के पास भी ऐसा ही एक है। जीबो भैया, आपकी पसंद सच में बहुत अच्छी है, मुझे ये बहुत पसंद आया। वो मुस्कुराया और बोला, ये पूरी दुकान मेरी है, तुम्हें जो पसंद आए ले लो। फिर वो मुझे सीधे एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में ले गया। दुकान के सारे स्टाफ उसे पहचानते थे। एक एक करके सबने उसे नमस्ते किया। उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा, ये मुंह परिवार का नया मिला बेटा है, यूलू का सगा भाई। इसके लिए एक अच्छा आउटफिट निकालो। स्टाफ के मन में चाहे जितनी भी गॉसिप हो, लेकिन उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मेरी दोनों जिंदगी मिलाकर मैंने सबसे महंगा कपड़ा भी मुश्किल से 1000 युआन का पहना था, और यहाँ 10,000, लाखों, यहाँ तक कि मिलियन तक के कपड़े पड़े थे। मैं एक पल के लिए सच में कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। मैंने तुरंत 3 आउटफिट चुने जो मुझे अच्छे लगे, उनकी फोटो ली और शेन यूए को भेज दी। आज मुंह परिवार की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा कौन सा पहनूं, तुम चुन दो। उधर शेन यूए अभी अभी किसी को पीट कर खत्म हुई थी। फोन पर मेरा मैसेज देखा तो उसने हाथ में पकड़ा बेसबॉल बैट एक तरफ फेंक दिया और थोड़ा साइड में जाकर खड़ी हो गई। मेरे भेजे हुए कपड़ों की फोटो देखी, अपने होंठ के कोने से खून पोंछा और बस इतना रिप्लाई किया, पहनो और दिखाओ। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने तीनों कपड़े ट्राई किए। हाल ही में कई बड़े इवेंट्स चल रहे थे, इसलिए दुकान के नए मॉडल के कपड़े सब उधार जा चुके थे। लेकिन जो भी थे सब क्लासिक और बहुत शानदार थे, कुछ तो पुराने लेकिन बेहद खास डिजाइन थे। स्टाफ हर बार कपड़े बदलवाते हुए मुझे देखकर हैरान हो रहा था। जब हेयर स्टाइल भी सेट हो गया तो मेरा लुक पूरी तरह बदल गया। मुंह शाओचुआन का चेहरा ठंडी हवा और चांद जैसा शांत था, उसमें एक पढ़ाकू वाला एहसास था। लेकिन मैं पूरी तरह तैयार होने के बाद एकदम अलग ही दिख रहा था। स्मार्ट, एलिगेंट, इतना हैंडसम कि कोई नजरअंदाज ही नहीं कर सकता। ऐसा लुक जो कहीं भी जाए सबकी नजर खींच ले। ओह माय गॉड छोटे भाई, तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, जीबो भैया हैरानी से बोल पड़ा। मैं गारंटी देता हूं पूरे यूनजिंग में तुमसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं मिलेगा। मैंने अपना फोन उसे दिया, एक फोटो ले दो। उसकी फोटोग्राफी भी अच्छी थी और ऊपर से मॉडल भी परफेक्ट। साधारण कैमरा से ली गई फोटो भी ऐसी लग रही थी जैसे किसी प्रोफेशनल फोटोशूट की हो। वो सच में हैरान हो गया। मुझे अभी के अभी तुम्हें मॉडल के तौर पर साइन कर लेना चाहिए। फिर थोड़ा अफसोस से बोला, काश दुकान के नए और बेस्ट कपड़े भी यहाँ होते तो तुम्हारे साथ एकदम परफेक्ट ऐड बन। मैंने हर आउटफिट की 2-2 फोटो चुनी और शेन यूए को भेज दी। तुम्हें कौन सी पसंद है? उधर शेन यूए ने फोटो देखी और काफी देर तक बस उन्हें घूरती रही। मन ही मन सोच रही थी, ये हर कपड़े में इतना हैंडसम क्यों लग रहा है? लेकिन उसके हाथों ने जो रिप्लाई किया वो था, ठीक ठाक है, नीला वाला ठीक है, बाकी 2 थोड़े ज्यादा मैच्योर लग रहे हैं।
मैंने उसके इस आधे अधूरे झूठ को सीधे इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे भी वही नीला वाला सबसे अच्छा लगा था। मैंने वही पहन लिया। स्टाफ ने फिर से मेरे बाल सेट किए। जीबो भैया खुद को रोक नहीं पाया। ये चेन, तुम तो सच में मॉडल बनने के लिए ही पैदा हुए हो। एक और फोटो लेनी पड़ेगी। हेयर स्टाइल पूरा होने के बाद मैंने एक और फोटो ली और शेन यूए को भेज दी। वो फोटो देखते ही शेन यूए फिर से दांत पीसने लगी। रात को मैं और जीबो भैया मुंह परिवार की पार्टी में पहुंचे, और जैसा सोचा था हम तुरंत सबकी नजरों का केंद्र बन गए। पार्टी में लोग आपस में बातें कर रहे थे। कौन आया है? सुना है मुंह परिवार का नया मिला बेटा है, लेकिन अंदर की कहानी को लेकर हर किसी के पास अलग अलग अफवाहें थीं। यहां तक कि मुंह परिवार के लोग भी मुझे देखकर एक पल के लिए चौंक गए। दूर खड़ा मुंह शाओचुआन, जो अपने दोस्तों से बात कर रहा था, जैसे ही उसने मुझे देखा उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बड़ी बहन मुयूलू ने कहा, ये चेन, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि छोटे शहर में पला उसका भाई इतना अच्छा दिख सकता है और इतना अलग ऑरा रखता है। उसने बगल में खड़े जीबो से कहा, जीबो थैंक यू, तुमने मेरे भाई को इतना अच्छा तैयार किया। जीबो ने गर्व से ठुड्डी उठाई, ये तो बनता है, लेकिन असली बात यह है कि मेरे साले की बेस ही इतनी अच्छी है। थोड़ी सी स्टाइलिंग और ये रिजल्ट। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाकर सभी को एक पोलाइट और दूरी वाला नमस्ते किया। मेरा प्लान था कुछ स्नैक्स लेकर किसी कोने में चुपचाप बैठ जाऊं, लेकिन तभी मेरी असली माँ ने मुझे बुला लिया। आज वो मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। कोई अलग से सेरेमनी नहीं रखी गई थी, तो उन्होंने यही बर्थडे पार्टी में ही ये काम करने का फैसला किया। मैं उनके पीछे पीछे चलता गया, हर एक को अंकल आंटी कहकर बुलाता गया। न ज्यादा अपनापन, न दूरी, बस एक सामान्य शिष्टाचार। लोग तारीफ करने लगे, एक साथ इतनी खुशियां, और आपके बच्चे भी इतने टैलेंटेड। सुना है आपका ये छोटा बेटा भी जिंग यूनिवर्सिटी में है और टॉपर भी है। इतना हैंडसम और इतना अच्छा पर्सनैलिटी, कोई हैरानी नहीं कि ये झिंगिया जैसा दिखता है। दोनों भाई साथ में खड़े हों तो कौन प्रभावित नहीं होगा। काश मेरे भी ऐसे दो बेटे होते। हर बार जब लोग मुझे और मु शाओचुआन को साथ में तुलना करते, बाहर से तो मुंह माता पिता कुछ नहीं दिखाते थे, लेकिन अंदर से वे दोनों बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते थे। लेकिन अच्छा ये था कि मैं हमेशा बाहर से बहुत शांत दिखता था। मैं ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन मेरा तरीका और बर्ताव ऐसा था कि लोग मुझे सलीकेदार और संभला हुआ समझते थे। इस तरह अचानक सामने आए इस यंग मास्टर मु की इमेज सबके दिमाग में काफी अच्छी बन गई। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इधर उधर की बातें पूछने लगे। वो फैमिली का दूसरा बेटा आखिर बाहर कैसे भटकता रहा, पता नहीं। शायद मेरी ये शांत वाली छवि देखकर उस कपल ने सबको ये कह दिया कि हम दोनों असल में जुड़वां भाई हैं, और उस साल हम में से एक खो गया था। मैंने हाथ में वाइन ग्लास घुमाते हुए उन दोनों को देखा, जो मुझसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे, और मैंने चेहरे पर गहरी निराशा दिखा दी। ये चेन, इस बारे में हम बाद में ठीक से बात करेंगे। मदर मुंह घबराकर बात संभालने की कोशिश करने लगी। उन्हें डर था कि कहीं पार्टी का माहौल खराब ना हो जाए। तभी मु शियाओचुआन के पास खड़ा एक चमचा बोला, शियाओचुआन, वो तो बस एक नाजायज बेटा है, बस दिखने में ठीक ठाक है। देखा है उसने क्या पहना है? सब 2 साल पुराना लग रहा है। कितना दिखावा कर रहा है। और उसके पैर को क्या हुआ है? थोड़ा अजीब चल रहा है। कहीं लंगड़ा तो नहीं? कपड़े देखकर ही समझ आ रहा है कि अभी अभी मिला है। वैसे भी कोई हमारे शियाओचुआन से मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा शियाओचुआन तो इस सीजन का लेटेस्ट मॉडल पहन रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी ये आसानी से नहीं मिलता। सुना है उसकी माँ ने सीधे उसके लिए खरीद लिया। कितना लकी है। साइड से झांगदान भी बोल पड़ा, ऐसा मत बोलो उसके बारे में, अगर उसने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा। मु शियाओचुआन ने नकली घबराहट दिखाते हुए कहा, वो पहली बार ऐसे इवेंट में आया है तो नर्वस होगा। मैं जाकर उसे देखता हूँ। शियाओचुआन, तुम बहुत ही अच्छे हो। उसके चमचे दोनों तरफ से उसके साथ चल पड़े। जैसे ही शियाओ जीबो ने उसे आते देखा, वो भी आगे बढ़कर मिला। भैया जीबो! मु शियाओचुआन ने मीठी आवाज में पुकारा। तुम यहाँ क्यों आए हो? शियाओ जीबो ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं अपने जीजा से मिलने आया हूं। फिर उसने थोड़ा दूर खड़े उस हैंडसम लड़के की तरफ देखा, थोड़ा सतर्क हुआ और मु शियाओचुआन से बोला, वो तुम्हें ज्यादा पसंद करता नहीं लग रहा। बेहतर है तुम उसके पास मत जाओ। मुझे पता है। मु शियाओचुआन ने धीरे से मुट्ठी भींची, चेहरा बिल्कुल बेचारा सा बना लिया। लेकिन इससे मम्मी पापा के लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। वो नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच झगड़ा हो। मैं भी नहीं चाहता कि वो दुखी हो। इसलिए मैं कुछ करना चाहता हूं ताकि हमारे बीच सब ठीक हो जाए। तुम हमेशा जरूरत से ज्यादा समझदार बनते हो। ये अच्छी बात नहीं है। इससे तुम्हें ही नुकसान होगा। शियाओ जीबो ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारा भाई तो सच में बहुत हैंडसम है। मेरा तो दिल कर रहा है उसे अपने लिए मॉडल बना लूं। आज जितना वो मुझे देख रहा था, उतना ही खुश होता जा रहा था और मू सिस्टर्स के साथ इस बारे में बात भी कर रहा था। मेरी मदद करो ना उससे बात करने में। उसका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा।
बस वीकेंड पर मेरे पास आना होगा। भाई जीबो, आप खुद बोलोगे तो ज्यादा असर होगा। दूसरी तरफ मुझे शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा था। हालांकि मेरी सेकंड सिस्टर हमेशा ऐसा दिखाती थी जैसे उसे मेरी कोई परवाह नहीं, लेकिन आज उसकी नजरें मुझसे एक पल के लिए भी नहीं हट रही थीं। जैसे ही मैंने वाइन ग्लास नीचे रखा, उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। उसे लग गया कि कुछ ठीक नहीं है। जाकर देखो, उसने सोचा। तो इससे पहले कि मैं कुछ बड़ा करता, मुंह फैमिली के लोग, जिनमें शियाओ जीबो भी था, सब मेरे आसपास इकट्ठा हो गए। ये चैन, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, मु शियाओ चुआन ने मेरे कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा। क्या ये कपड़े माँ ने तुम्हारे लिए चुने हैं? तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। पास खड़ा चमचा हंस पड़ा। अच्छे लग रहे हैं? अरे ये तो उस पर एकदम फिट बैठ रहे हैं। लुलू, मुशियाओ चुआन ने उसे इशारे से चुप कराया। ये चैन, लुलू का मतलब तुम्हें चिढ़ाना नहीं था, बुरा मत मानना। मुझे पता था वो क्या कहना चाहता है, लेकिन मुझे पूछने का मन नहीं था। पर अगर मैं नहीं पूछता तो कोई और जरूर पूछता, जैसे कि शियाओ जीबो, जिसने खुद मेरे लिए ये कपड़े तैयार करवाए थे। नहीं, मतलब क्या है? कपड़ों में क्या दिक्कत है? नहीं। मुशियाओ चुआन बार बार हाथ हिलाने लगा। तभी कोई बोला, शियाओ चुआन, तुम इससे डर क्यों रहे हो? पुराने और आउटडेटेड सूट पहनकर भी इतना दिखावा कर रहा है। और हाँ, ये लंगड़ा भी है। इसे डर नहीं लगता कि ये मू फैमिली की इज्जत खराब कर रहा है? वुलू सच में एक बढ़िया हथियार था, इतना बेवकूफ और उतना ही जहरीला। शियाओ जीबो का चेहरा एकदम से खराब हो गया था, लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबकी नजरें मेरे सूट और मेरे पैर पर थीं, और मू फैमिली के लोगों के चेहरे तो उससे भी ज्यादा खराब हो गए थे। इतनी सारी घूरती नजरों के बीच मेरे पास खड़ा असली मालिक, जो जैसे मेरी पुरानी यादों का साया था, डर के मारे सिमट गया था। उसे अपने पिछले जीवन की वही यादें फिर से ट्रिगर हो रही थीं, लेकिन मैं बिल्कुल शांत था। अगर ध्यान से देखा जाए तो, अरे ये तो सच है। यंग मास्टर मू का सूट तो इस साल के काई फैमिली का लेटेस्ट मॉडल है ना? हाँ बिल्कुल। और हमारा शियाओ चुआन जो पहन रहा है, वो तो ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है, मास्टर ने खुद हाथ से बनाया है। कौन कहता है हमारा शियाओ चुआन असली यंग मास्टर नहीं है? कुछ लोगों की तरह नहीं, जो बेकार और नाजायज औलाद होते हैं। वुलू ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी, लेकिन इस बार मु शियाओ चुआन सच में घबरा गया। चुप हो जाओ, बेकार की बातें मत करो। मेरा भाई ऐसा नहीं है। उसने तुरंत मुड़कर बेचारे जैसा चेहरा बनाते हुए फादर मुंह की तरफ देखा, जिनका चेहरा पहले ही सफेद पड़ चुका था। डैड, मॉम, मैंने इन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये लोग खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं। ओ, तो ये नाजायज बेटा है। अब समझ आया, तभी इसके साथ इतना अलग व्यवहार हो रहा है। मिसेस मू खुद इसे लोगों से मिलवा रही हैं। कितनी खुली सोच है। हाँ, और इसके पैर में भी दिक्कत है ना? चलने से ही पता चल रहा है। अब ये फुसफुसाहटें रुकने वाली नहीं थीं। मैंने शांत खड़े होकर कहा, हाँ मेरे पैर में दिक्कत है। लेकिन ये लंगड़ा क्यों हुआ? इसका जवाब मुझे लगता है मिस्टर और मिसेस मू ही देंगे। मैंने जानबूझकर इंतजार किया, ताकि लोगों की बातें और फैल जाएं। फिर धीरे से बोला, आप लोग मुझे नाजायज का टैग तो नहीं लगाने देंगे, है ना? मेरी आवाज शांत थी, लेकिन इतनी ठंडी कि वहां मौजूद हर इंसान के कानों तक साफ पहुंची। एक पल में पूरा माहौल चुप हो गया। सबको इंतजार था कि अब आगे क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये चैन मेरा असली बेटा है। आखिरकार मदर मुंह घबराकर बोल पड़ी। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, मिसेस मू, अगर ये जुड़वा भी होते तो भी दोनों में बहुत फर्क है। चेहरे भी बिल्कुल अलग हैं। दूसरा यंग मास्टर तो पहले वाले से आधा सिर लंबा है, और पहला यंग मास्टर ज्यादा गोरा भी है। ध्यान से देखो तो दूसरा वाला आप लोगों से ज्यादा मिलता है। ये सुनकर मुशियाओ चुआन का शरीर हल्का सा डगमगा गया। अब उसे सच में एहसास हुआ कि बात हाथ से निकल चुकी है। वो जल्दी से आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसी बातें मत करो। मेरा भाई मेरे मम्मी पापा का ही असली बेटा है। भाई तुम डरो मत, मैं सबको समझा दूंगा। इस वक्त मुशियाओ चुआन बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह लग रहा था, जो बहादुरी से अपने छोटे भाई को बचा रहा हो। उसका वो पक्का सा एक्सप्रेशन काफी इमोशनल था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और सीधा मदर मुंह की तरफ देखा। मिसेस मू, प्लीज आप सबको साफ साफ बताइए कि मैं आखिर हूं कौन, और मेरा पैर कैसे खराब हुआ। वो जुड़वा वाला बहाना अब मत दोहराइए। आज आपकी माँ का बर्थडे है, क्या तुम्हें आज ही तमाशा करना है? फादर मुंह गुस्से में चिल्ला पड़े, लेकिन ये बोलते ही उन्हें थोड़ा पछतावा भी हुआ, क्योंकि वो भी जानते थे कि इस पूरे मामले में गलती मेरी नहीं है। मैं हल्की ठंडी आवाज में बोला, तमाशा? मैं यहां आने के बाद से मुश्किल से कुछ ही बातें बोला हूं। मैं तो शेन यूए जैसे पागल इंसान से भी नहीं डरता। फिर ये तो मेरे अपने बाप हैं। आप लोग ही तो मुझे उकसा रहे हो, जानबूझकर भड़का रहे हो। क्या आप ही लोग इस बात को और बड़ा नहीं बना रहे? आप अच्छी तरह जानते हो कि मुझे उन इंसानों के बेटे से नफरत है जिन्होंने मुझे बेचा था। फिर भी आप बार बार हमें जुड़वा बताते हो। आपको लगता है मैं चुप रहूंगा क्योंकि मैं बात को बड़ा नहीं बनाना चाहता।
आप मुझे इमोशनल करके मजबूर करना चाहते हो ताकि ये झूठ सच बन जाए, ताकि मैं आपके इस नकली बेटे का अतीत कभी सामने न लाऊं। क्या ये सब घिनौना नहीं है? एक इंसान तस्कर के बेटे को अपना बेटा बनाकर पाल रहे हो? इतनी सारी बातें एक साथ सुनकर वहां मौजूद सभी मेहमानों का दिमाग घूम गया। सबको लगा जैसे आज का पूरा ड्रामा एक ही दिन में मिल गया हो। अब इसे समझने के लिए समय चाहिए। इस बार मू शियाओचुआन सच में खुद को संभाल नहीं पाया। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो सीधा लियू रुयान की बाहों में गिर गया। ये क्या बकवास कर रहा है तू? वो लू फिर से बीच में कूद पड़ा। तू इतना जहरीला कैसे हो सकता है? सिर्फ इसलिए कि शियाओचुआन के पास नए कपड़े हैं तू इतना जल रहा है? झूठ फैलाना जुर्म है। सही कहा। हमारा शियाओचुआन ही मू फैमिली का असली यंग मास्टर है। और तू? क्या तूने कभी डीएनए टेस्ट कराया है? कहीं तू खुद ही ठगी करने तो नहीं आया? झांगदान भी पूरे जोश में बोल पड़ा। बस करो। पहली बार मू शियाओचुआन को लगा कि उसके लिए लड़ने वाले लोग ही उसके लिए मुसीबत बन रहे हैं। लियू रुयान को सच्चाई पहले से पता थी, लेकिन मू शियाओचुआन को उस हालत में देखकर वो कुछ बोल नहीं पाई। मेरी नजरें अब भी मू फैमिली पर ही टिकी थीं। तभी फादर मू ने आखिरकार बोलना शुरू किया। लेडीज और जेंटलमैन, ये चेन सच में झिंगिया और मेरा ही असली बेटा है। उनकी आवाज में हल्की चिढ़ थी, खासकर मू शियाओचुआन के दोस्तों की बातों से। लेकिन इतने सालों का रिश्ता होने की वजह से वो मू शियाओचुआन को पूरी तरह गिरते हुए नहीं देखना चाहते थे। तभी किसी ने पूछा, तो फिर मू शियाओचुआन का क्या? और ये इंसान तस्कर का बेटा वाली बात क्या है? मेरी नजरों के दबाव में फादर मू ने सख्ती से कहा, वो बस एक बच्चे की बेकार बातें हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं झिंगिया और मेरा ही बेटा हूं। आखिरकार फादर मू बोल ही पड़े। उनकी आवाज में हल्की सी चिढ़ थी, खासकर मू शियाओचुआन के क्लासमेट्स की बातों की वजह से। लेकिन इतने सालों के गहरे रिश्ते की वजह से वो मू शियाओचुआन को पूरी तरह गिरते हुए नहीं देखना चाहते थे। तभी किसी ने पूछा, तो फिर मू शियाओचुआन का क्या? और ये इंसान तस्करों का बेटा वाली बात क्या है? मेरी नजरों के दबाव में फादर मू ने सख्ती से कहा, ये सब बस एक बच्चे की बेकार बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शियाओचुआन भी हमारा ही बेटा है। ये सुनकर मुझे अंदर से घिन सी आने लगी। मैंने अपने पास खड़े उस असली मालिक की तरफ देखा। वो अभी भी सदमे में था। शायद उसे फिर से चोट लगी थी। अपने ही परिवार का प्यार पाना इतना मुश्किल क्यों है? मैंने सिर झुका लिया और पिछले कुछ समय में अपने व्यवहार के बारे में सोचा। लगता है मैं बहुत ही ढीला रवैया अपना रहा था। मुझे अब सही तरीके से सब संभालना होगा। मू फैमिली की नजरों में मेरी खामोशी अकेलापन बन गई थी। मदर मू आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। ये चेन, दुखी मत हो, मम्मी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तुमने पहले जो तकलीफ झेली है, हम उसकी भरपाई करेंगे। भरपाई? मैंने मन ही मन सोचा। बड़े बेटे को लेटेस्ट लिमिटेड एडिशन कपड़े और छोटे को 2 साल पुराने कपड़े। तभी भीड़ में से किसी ने आग में घी डाल दिया। मिसेस मू, आप आखिर किसकी भरपाई कर रही हैं? मदर मू का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। उन्होंने मेरे कपड़ों की तरफ देखा और सीधा शियाओ जीबो पर इल्जाम डाल दिया। ये चेन अभी कुछ ही दिनों पहले वापस आया है। हमें अभी तक उसके लिए कपड़े वगैरह लेने का मौका नहीं मिला। जीबो उसे ये कपड़े दिलाने ले गया था, लेकिन उसने उसे ये पहनने क्यों दिया? शियाओ जीबो अचानक से निशाने पर आ गया। वो एक अमीर घर का लड़का था। उसने कभी इस तरह की डांट नहीं सुनी थी। वो तुरंत पलटकर बोला, मुझे कैसे पता होता कि आंटी सी मू शियाओचुआन को इतना ज्यादा प्यार करती हैं? आपने उसके लिए लेटेस्ट महंगे कपड़े खरीदे है ना? मेरा ये चेन को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था। मैं खुद भी पुराने कपड़े पहने हुआ हूँ। छोटे भाई, अगर तुम्हें मेरा ये आउटफिट पसंद है तो मैं तुमसे बदल लेता हूँ। मू शियाओचुआन ने जैसे ही सुना कि फादर मू ने असली बेटे की पहचान मान ली है, वो पूरी तरह होश में आ गया। बस एक कपड़े की वजह से सब लोग नाराज मत हो जाओ, ठीक है? यहाँ बाहर के लोग भी हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, तुम्हारा ये नया फॉर्मल ड्रेस सच में बहुत अच्छा है, लेकिन इसे मेरे सामने दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप कुछ कहते नहीं हो और किसी का स्टेटस ऊंचा नीचा नहीं बताते, मैं तो असल में फर्क समझ ही नहीं पाता। मैंने बिल्कुल साफ साफ अपनी अनजानियत मान ली। मुझे इन हाई एंड लिमिटेड एडिशन वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता। मैं ज्यादातर ब्रांड्स को पहचान भी नहीं पाता। उनकी कीमत तो दूर की बात है। मेरी नजर में तो बस स्टाइल का फर्क होता है। जो कपड़े मैंने पहने हैं वो मैंने खुद चुने हैं, और ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे कपड़े हैं जो मैंने कभी पहने हैं। ब्रदर जीबो, मुझे ये आउटफिट सच में बहुत पसंद है। मुझे लगता है मैं इसमें बहुत अच्छा लग रहा हूँ। शाओ जीबो ने जैसे ही सुना कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ, वो काफी भावुक हो गया। कपड़े इंसान को सजाने के लिए होते हैं, बंधन बनाने के लिए नहीं। जो तुम पर सूट करे वही सबसे अच्छा होता है। ये चेन, आगे से मेरी दुकान पर ज्यादा आना, जो चाहो कपड़े चुन लेना। तभी किसी ने कहा, सही बात है, वो अभी अभी वापस आया है। इन चीजों को ना समझना नॉर्मल है। और मुझे तो लगता है कि यंग मास्टर का ये आउटफिट लेटेस्ट मॉडल से बिल्कुल कम नहीं है। ये उसकी पर्सनैलिटी है। पहले तो मुझे लगा था कि सेकंड यंग मास्टर ने कोई स्पेशल कस्टम ड्रेस पहनी है। मू शियाओचुआन बार बार तुलना का शिकार हो रहा था। अब वो खुद को रोक नहीं पाया।
उसके अंदर गुस्सा आने लगा। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर मुझे धक्का दिया। मैंने सोचा ये पागल हो गया है और मुझसे हाथापाई करेगा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा रोने वाला हो गया। छोटे भाई, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता और फिर मेरी चीजें चुरा लो। मुझे पता है तुम मम्मी से नाराज हो कि उन्होंने तुम्हारे लिए ये सब तैयार नहीं किया। मैंने तुम्हें और चीजें दे दी थीं, लेकिन ये घड़ी मेरी बहन का बर्थडे गिफ्ट है। मैंने नीचे देखा, मेरे कपड़ों की जेब थोड़ी उभरी हुई थी। तो ये मुझे चोरी में फंसाने की कोशिश है। ये ओरिजिनल मेल लीड को क्या हो गया है? इतना घटिया तरीका। मैंने बिना हिचकिचाए घड़ी बाहर निकाली, लेकिन हाथ से नहीं, टेबल से एक टिश्यू उठाया और उसके एक सिरे से पकड़ लिया। मेरे कपड़ों में चीज डालकर मुझे चोर बताना? ठीक है, ये घड़ी हीरे से भरी हुई है, जरूर महंगी होगी। इतना काफी है केस बनाने के लिए। चलो अभी पुलिस बुलाते हैं। पुलिस ही तय करेगी कि मैंने चोरी की है या नहीं। मैं फोन निकालकर कॉल करने ही वाला था कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे रोक लिया। ये चेन, इस मौके पर पुलिस को नहीं बुला सकते। नहीं, मैंने ठंडे स्वर में कहा। मैं मान सकता हूं कि मैं देहाती हूं, गरीब हूं, लंगड़ा हूं और दुनिया नहीं देखी, लेकिन मैं चोरी करने वाला नहीं हूं। हमारा परिवार तुम्हारे जितना अमीर नहीं है, लेकिन हमारी परवरिश बहुत सख्त है। मैं किसी को ये कहने नहीं दूंगा कि मेरे माँ बाप ने एक बदतमीज बच्चा पाला है। मैंने अपनी बड़ी बहन का हाथ झटक दिया। पुलिस को आने दो, अभी पता चल जाएगा इस घड़ी पर मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं या नहीं। हॉल में कैमरे तो होंगे ही, फुटेज भी निकलवा लेते हैं। मुशाओचुआन ये उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने मुझे ठीक से चेक भी नहीं किया था और मैंने पहले ही घड़ी निकाल ली। उसे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि मैं सच में पुलिस बुलाने वाला हूं। ये फंसाने वाली चाल बस उसी समय की जल्दबाजी में सोची गई थी। कोई खास तैयारी नहीं थी। अगर कैमरे चेक होते तो सच्चाई तुरंत सामने आ जाती। इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है छोटे भाई, बस माफी मांग लो, बात खत्म। मुशाओचुआन बोला। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मामला पुलिस तक पहुंचे। माफी मैं मांगूं? मैंने फिर से मुंह फैमिली की तरफ देखा। क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? ये बस एक गलत फहमी है। बड़ी बहन आगे आई। मैंने 2 घड़ियां तैयार की थीं, एक शाओचुआन के लिए, एक ये चेन के लिए। ये चेन वाली उसकी अपनी है। शाओचुआन ने गड़बड़ कर दी। हाँ हाँ, ऐसा ही है। मदरमू ने जल्दी से हामी भरी। मुंह शाओचुआन के चेहरे पर साफ था कि वो मानना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में बोला, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं नहीं माना। मैं पहले ही कह चुका हूं। तुम मुझे गरीब कह सकते हो, लेकिन मेरे चरित्र और परवरिश पर शक नहीं कर सकते। ये घड़ी मेरी नहीं है, मुझे ये कभी दी ही नहीं गई। ये मुंह शाओचुआन की है, और ये उसके हाथ से मेरे पास कैसे आई? ये सच मैं तुमसे भी ज्यादा जानना चाहता हूं। मैंने फिर से पुलिस बुलाने की जिद की। अब पूरे घर में घबराहट फैल गई। नतीजा चाहे जो भी होता, आज उनकी इज्जत जरूर जाती। पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब देखा है। तभी लियू रुयान बोली, अभी शाओचुआन गलती से तुमसे टकरा गया था और घड़ी का एक हिस्सा तुम्हारे कपड़ों में अटक गया। उसने सब कुछ देखा था, ये भी कि शाओचुआन ने खुद घड़ी मेरी जेब में डाली थी, लेकिन उसके लिए शाओचुआन पहले से ही बहुत बेचार था। गलती भी करे तो माफ किया जा सकता है ना? वो तो ऐसा हुआ था? बस गलत फहमी थी। मदरमू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में साफ विनती थी। हम शाओचुआन से तुमसे माफी मंगवाते हैं, पुलिस मत बुलाओ। हाँ शाओचुआन, जल्दी अपने छोटे भाई से माफी मांगो। किसी पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? फादर मू ने भी जल्दी से कहा। अब मुंह शाओचुआन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। वो धीमे से बोला, तुम लोग उसे इतना अच्छा ट्रीट करते हो कि काला भी सफेद कर देते हो। गलती मेरी ही थी जो मैंने तुमसे कोई उम्मीद रखी। मैंने घड़ी उठाकर सीधे मुंह शाओचुआन की तरफ फेंक दी। छोड़ो, कैमरे में शायद कुछ दिख भी जाए, लेकिन यह साफ नहीं दिखेगा कि उसने खुद घड़ी मेरी जेब में डाली थी। ऐसी चालाकी पकड़ना आसान नहीं होता। आखिर में वही होगा जो लियू रुयान ने कहा, मामला यहीं खत्म। हालांकि मैंने सोच लिया था कि अपना रवैया बदलूंगा और काम सही से करूंगा, लेकिन उस वक्त मैं 1 सेकंड भी वहां रुक नहीं सकता था। ये चेन, बड़ी बहन ने मुझे पुकारा। हम जानते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मत बोलो। मैंने ठंडे स्वर में काट दिया, तुम लोग सच में घिनौने हो। जब तुम मेरी एक छोटी सी बात भी नहीं मान सकते, तो फिर मुझे उकसाने की जरूरत भी नहीं है। आज के बाद हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी। मदर मू फिर से मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैंने ठंडी नजर से कहा, मिसेज मू, सब लोग देख रहे हैं। अगर आप नहीं चाहती कि बात और बढ़े, तो थोड़ा तो सम्मान रखिए। मुझे परेशान मत कीजिए। वैसे भी आपके परिवार की इज्जत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मदर मू ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। भीड़ धीरे धीरे छंट गई। मैं कमरे के एक कोने में गया और शेन यूए को मैसेज किया, तुम बीजिंग कब वापस आ रही हो? आज रात, उधर से जवाब आया। उसका काम खत्म हो चुका था और वो तुरंत वापस आने की तैयारी कर रही थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी क्यों लौटना चाहती है।
मेरी आंखों में हल्की चमक आई। तो इस वीकेंड फ्री हो? डेट पर चलें? जैसे ही मैंने ये टाइप किया, मेरी आंख में हल्की जलन हुई। शायद धूल चली गई थी। मैंने उसे हल्का सा रगड़ लिया। तुम बहुत दुखी हो? पता नहीं कब मेरी दूसरी बहन वहां आ गई। जैसे ही मैं मुड़ा, उसने मेरी आंखों की लाली देख ली। नहीं, मैंने साफ मना कर दिया। दुख तो तब होता है जब परवाह हो। मुझे उनकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरी दूसरी बहन को शायद ऐसा नहीं लगा। मुझे पता है तुमने घड़ी नहीं ली थी। मैंने अभी उसकी सारी हरकतें देखी थीं। तो क्या? मैंने ठंडे अंदाज में कहा। तुमने उसे बचाया, मुझे फंसाया, और अब यहां मेरा मजाक देखने आई हो? इस लड़की के लिए मेरे मन में पहले से ही कोई अच्छी भावना नहीं थी। बड़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी बगावती ही थी। मैंने ऐसा नहीं किया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर पहले की अपनी चुप्पी का कोई जवाब उसके पास नहीं था। मैं बस नहीं चाहती थी कि आज बात ज्यादा खराब हो। आखिर आज मम्मी का बर्थडे है। मैंने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये उसे दे देना, मम्मी के लिए बर्थडे गिफ्ट है। तुम खुद दे दो। वो अभी बिजी है, मुझे जाना है। मैं अब खुद को और परेशानी में नहीं डालना चाहता था। मुझे बस बाहर जाकर थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए थी। ये मैंने खुद बनाया है। शायद थोड़ा साधारण लगे। अगर आपको पसंद ना आए तो फेंक दीजिए। मैं पहले ही शियाओ जीबो से विदा ले चुका था। अब मैं दुकान जाकर अपने पुराने कपड़े बदलने वाला था और फिर सीधे स्कूल लौटने का प्लान था। जब मदर मुंह को पता चला कि मैं जा चुका हूं, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो थोड़ा उदास हो गई। इतनी मुश्किल से बच्चा वापस आया और सब कुछ ऐसा हो गया। जल्दी मत करो, धीरे धीरे सब ठीक होगा। फादर मुंह ने भी हल्की खालीपन वाली आवाज में कहा। आज शाओ चुआन ने जो किया, उसके लिए उससे आराम से बात करना, उसे समझाना। वो ज्यादा सोचने लगे और बेवकूफी भरी हरकतें न करे। मॉम, हैप्पी बर्थडे। दूसरी बहन पास आई और एक छोटा सा बॉक्स उन्हें दे दिया। तुम तो पहले ही गिफ्ट दे चुकी हो। वो बड़ा सा ब्लू सैफायर, वो मेरा नहीं है, उसने सीधे कहा। यह आपके बेटे की तरफ से है। उसने बॉक्स सीधा मदर मुंह की गोद में फेंक दिया और उनके पास बैठ गई, आराम से संतरा छीलते हुए। इसमें क्या है? उसकी जिज्ञासा अभी भी बनी हुई थी। शाओ चुआन। जैसे ही मदर मुंह ने नाम लिया, उन्हें खुद ही समझ आ गया वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना गिफ्ट दे चुका था। तो क्या ये चेन ने दिया है? उनके चेहरे पर अचानक खुशी और हैरानी आ गई। दूसरी बहन के सिर हिलाते ही उन्होंने तुरंत फादर मुंह की तरफ देखा। ये चेन ने मुझे गिफ्ट दिया है, जल्दी खोलो। फादर मुंह भी थोड़ा हैरान थे। मदर मुंह ने गहरी सांस ली और धीरे से छोटा लकड़ी का बॉक्स खोला। अंदर एक हाथ से बना हुआ कंगन था। हर मनके पर बारीकी से कुछ शब्द उकेरे गए थे। दुआएं, सेहत और शांति की कामनाएं। उसने कहा था उसने खुद बनाया है, इसकी कोई खास कीमत नहीं है। दूसरी बहन ने हल्के से कहा, अगर आपको पसंद ना आए तो फेंक दीजिए। उसने कंगन की तरफ देखा। उसे लगा कि भले ही ये उसके दिए हुए महंगे रत्न जितना नहीं है, लेकिन इतना भी खराब नहीं कि दिखाया ना जा सके। खुद बनाया है? इस बार मदर मुंह सच में चौंक गई। फादर मुंह ने कंगन हाथ में लिया। उन्हें इन चीजों की थोड़ी समझ थी। उन्होंने ध्यान से देखा। बारीक नक्काशी साफ दिख रही थी। ये सच में हाथ से बनाया गया था और काम भी काफी अच्छा था। सामग्री भी सोच समझकर चुनी गई थी। मदर मुंह ने उसे बहुत संभाल कर अपने हाथ में पहन लिया। दूसरी बहन थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर भी बोली। जब वो जा रहा था, मुझे लगा वो रो रहा था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मु शियाओ चुआन ने उसे फंसाया था, क्योंकि इंसान का दिल हमेशा एक तरफ झुक जाता है और इस वक्त उसका दिल अभी भी उसी तरफ था। मु शियाओ चुआन तो बस रिश्ता सुधारना चाहता था, लेकिन आखिर में उसी की वजह से उस लड़के को तकलीफ मिली। क्या वो अब हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहेगा? फादर मुंह सच में चिंतित थे। ऐसा नहीं है कि उसे मेरे दिल की गांठ का पता नहीं था, लेकिन उसने मु शियाओ चुआन को अपने हाथों से पाला है। जिस बेटे को उसने बचपन से इतना प्यार दिया हो, उसे घर से निकालना नामुमकिन है। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उस लड़के ने तुम्हें गिफ्ट भी दिया है, लेकिन हमें उसे अपनी सोच साफ साफ बतानी होगी। हमें उसे शियाओ चुआन के होने को स्वीकार करवाना ही होगा। फादर मुंह ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मु शियाओ चुआन को घर से निकाल देंगे। उसे हकीकत समझनी पड़ेगी। झिंगिया, तुम ज्यादा नरम मत पड़ो। उसने जो तकलीफ झेली है, हम बाद में उसकी भरपाई कर देंगे, लेकिन अभी उसे ही पहले झुकना होगा। मुझे ये ओरिजिनल मालिक बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे मुझे मु फैमिली का हर इंसान नापसंद है। लेकिन अब ये भूत जैसा फील्ड और भी मजबूत होता जा रहा है, इतना कि अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम पहले ही एक बार मर चुके हो, फिर भी उनके लिए दुखी हो? मुझे समझ नहीं आता। पहले मुझे लगता था बस थोड़ा सा प्यार मिल जाए, वही काफी है, चाहे वो बहुत कम ही क्यों ना हो। लेकिन शेन युए के प्यार से तुलना करूं तो इन लोगों का प्यार बहुत कम है। अब मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। ये बर्थडे पार्टी ओरिजिनल मालिक जैसे अपने पुराने बुरे सपनों में वापस चला गया था। भले ही इस बार मुझे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मु फैमिली का झुकाव फिर से उसे चोट दे गया। दूसरी बहन और लियू रुयान दोनों ने सब देखा था, फिर भी उन्होंने उसे बचाया।
ओरिजिनल मालिक बुरी तरह रो रहा था, इतना कि अगर मुझे गुस्सा भी आता तो समझ नहीं आता किस पर निकालूं। दूसरी बहन को छोड़ो, लेकिन वो लियू रुयान, वो तो हमारे समझौते का हिस्सा भी नहीं लगती। मुझे लगा था ये लड़का एक बार मर चुका है, अब तक तो इसे उससे पूरी तरह उम्मीद छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे क्या पता था वो अभी भी उसके लिए रोएगा। मैं पहले उसे पसंद करता था, उसने नाक सुड़कते हुए कहा। पिछली जिंदगी में मैं लगभग उसे जीबी से छीन ही लिया था। अगर शेन यूए का कर्ज ना होता तो मेरी आखिरी इच्छा यही होती कि तुम उससे शादी करो। मेरे माथे पर सीधी लकीरें पड़ गईं। अभी सच में उसे गाली देने का मन नहीं था। मुझे तो याद है उसने तुम्हें मार दिया था। वो गलती से हुआ था, उसने धीमे से कहा। उसे लगा मैं मू शियाओ चुआन के साथ कुछ करने वाला हूं, इसलिए उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो हल्का सा आह भरकर बोला। शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन सोचने पर लगा उसने जानबूझकर नहीं किया। बस कर बेवकूफ आशिक। मैंने गहरी सांस ली खुद को शांत करने के लिए। तुमने कहा था पिछली जिंदगी में तुम लोग लगभग साथ आ गए थे, इसका क्या मतलब है? वो असल में ओरिजिनल मालिक ने शर्मिंदा होकर मेरी तरफ देखा और आखिर सच बता दिया। उस रात मेरे और शेन यूए के बीच जो हुआ वो दवा असल में लियू रुयान के लिए थी, लेकिन पता नहीं कैसे शेन यूए ने पी ली। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर ठंडे स्वर में बोला, मतलब तुमने खुद उसे ड्रग दिया था? उसने सिर झुका लिया। तुम जैसे कानून तोड़ने वाले लोगों को मर जाना चाहिए। मेरा सिर दर्द कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे थोड़ा सा किस्मत वाला भी लग रहा था। अच्छा हुआ ओरिजिनल मालिक को अभी भी शेन यूए का एहसान याद है और वो उसे चुकाना चाहता है, नहीं तो मुझे सच में लियू रुयान को कन्विंस करना पड़ता। मैं तो अकाउंट ही डिलीट कर देता। और जहां तक शेन यूए की बात है, मैं उसे थोड़ा बर्दाश्त कर सकता हूं, शायद इसलिए क्योंकि मैं सच में उसकी खूबसूरती से प्रभावित हूं। क्या तुम वापस मू फैमिली के पास जाना चाहते हो? उसने धीरे से पूछा। अगर नहीं गए तो हो सकता है वो सच में तुम्हें फिर कभी स्वीकार ना करें। वो गलत भी नहीं था, मुझे मानना पड़ा। मैंने उनके दिल में अपनी जगह को ज्यादा ही समझ लिया था। आज जो कुछ हुआ, अगर किसी एक को विलन बनना ही पड़ता तो वो मैं ही होता। अगर मुझे वापस जाना भी है तो ऐसे नहीं जा सकता। मुझे सही तरीके से एक प्लान बनाना होगा। वीकेंड आया और मैंने सच में शेन यूए को डेट पर बुला लिया, लेकिन मेरी चुनी हुई जगह देखकर शेन यूए के चेहरे पर साफ नाराजगी थी। अंडर वाटर वर्ल्ड? उसने मेरे हाथ में थमाई गई कॉटन कैंडी को देखा और फिर मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं बेवकूफ हूं। तुम अब बड़े हो चुके हो, यहां तो बच्चे खेलने आते हैं। मैं बचपन में कभी यहां नहीं आया और मुझे हमेशा से यहां आना था। मैंने बिल्कुल सीधा जवाब दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ा कि वो खुश है या नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और सीधे अंदर ले गया। अंदर जाकर मैं हर चीज करना चाहता था, कछुओं को खाना खिलाना, सील्स को खिलाना, लेकिन मैं थोड़ा डरपोक था। तो हम दोनों, एक सूट बूट पहनी बड़ी कंपनी की सीईओ और मैं, तालाब के किनारे बैठकर कछुओं को खाना खिला रहे थे। सील्स को खिलाते वक्त पानी मेरे ऊपर छप गया और मेरे बगल में खड़ी वो निर्दयी लड़की जोर से हंस पड़ी। मैंने हर एंगल से फोटो खींचनी शुरू कर दी। शेन यूए के लिए ये उसकी जिंदगी का डार्क चैप्टर बन चुका था। अगर तुमने ये फोटो कहीं पोस्ट की, उसने ठंडी आवाज में कहा, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं सिर्फ अपने पास रखूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मैं उसे खींचकर पेंगुइन्स दिखाने ले गया, 3D आइसक्रीम खिलाई और मरमेड शो भी दिखाया। पता ही नहीं चला, पूरा दिन निकल गया। मुझे नहीं पता शेन यूए खुश थी या नहीं, लेकिन मैं तो बहुत मजे में था। ऐसा लग रहा था जैसे 2 जिंदगियों की अधूरी ख्वाहिशें आज पूरी हो गई हों। शेन यूए को लग रहा था कि वो सच में पागल हो गई है, जो उसने पूरा दिन मेरे साथ बर्बाद कर दिया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, अंडर वाटर वर्ल्ड से वापस शहर आते ही मैंने उसे बाएं कहा और खुद ही चला गया। उसके साथ डिनर तक नहीं किया। वो साफ नाराज थी। तभी उसके फोन पर ढेर सारी फोटो आईं, आज की, हर एंगल से। फोटो में मैं अजीब अजीब चेहरे बना रहा था और वो जबरदस्ती फ्रेम में खड़ी थी। चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं लग रही थी। तो सीईओ शेन, आज की डेट को 10 में से कितना रेट करोगी? उसने सवाल पढ़ा, थोड़ा सोचा और जवाब दिया, पाए। मैं तो 0 देने वाली थी, लेकिन तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती थी। ये औरत बाहर से कुछ भी बोले, अंदर से साफ था कि वो काफी खुश थी। मुझे कोई टेंशन नहीं थी शेन यूए खुश थी या नहीं। ये ओरिजिनल मालिक सबसे अच्छे से जानता था। आज वो बिल्कुल उदास नहीं था, पूरे समय एक अलग ही गर्माहट में था। उसके कपड़ों पर जो खून का दाग था वो भी जैसे हल्का पड़ गया था। वो तुमसे इतनी जल्दी कैसे प्रभावित हो गई? ओरिजिनल मालिक को समझ नहीं आ रहा था। तुम लोग तो ज्यादा बार मिले भी नहीं हो, ये तो लव एट फर्स्ट साइट है, मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। मैं इतना आउटस्टैंडिंग हूं, इतना हैंडसम हूं, मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, मुझे पसंद करना तो नॉर्मल बात है। दूसरी तरफ शेन यूए अपने असिस्टेंट से पूछ रही थी, अगर कोई लड़का कहे कि वो तुम्हें पसंद करता है और डेट पे तुम्हें अंडर वाटर वर्ल्ड ले जाए, इसका क्या मतलब है? असिस्टेंट ने तुरंत जवाब दिया, मैडम, इसका मतलब है प्योर लव। सी ओशन, इसका मतलब वो लड़का आपको सच में पसंद करता है,
लेकिन ऐसे लड़के के साथ रिलेशन में रहना थोड़ा मुश्किल भी होता है। अगर ब्रेकअप हुआ तो वो बहुत बड़ा सीन भी कर सकता है। अच्छा, ऐसा है? शेन यूए ने मन ही मन सोचा। उसे ये बात कुछ हद तक सही लगी। तो वो मुझे इतना पसंद करता है। तभी उसका फोन बजा। लिन बोचेंग उसे ड्रिंक के लिए बुला रहा था और एक पल में ही सीईओ शेन फिर से अपनी एडल्ट दुनिया में वापस आ गई। उधर मेरे रूममेट वांग मिंग का आज बर्थडे था। सबने केटीवी में मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन मैं पूरे दिन घूम चुका था। अब हिलने का भी मन नहीं था। मैंने अपना गिफ्ट दे दिया, कुछ अच्छी बातें करके मना कर दिया और आराम से हॉस्टल में ही पड़ा रहा। लेकिन रात 9 बजे के बाद उनका फोन आया। भाई, हम लोग थोड़ा ज्यादा पी गए हैं, आकर ले जा। मैं बड़बड़ाते हुए उठा। आजकल के स्टूडेंट्स भी ना अपने दोस्तों को घर तक नहीं छोड़ सकते। मन मारकर कपड़े पहने और उन्हें लेने निकल पड़ा। उधर केटीवी में क्या हम ये सही कर रहे हैं? किसी ने धीरे से पूछा। असल में वांग मेंग और बाकी लोग इतने भी नशे में नहीं थे। अरे यार, सब अपने भाई की खुशी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आज कैंपस बेल कन्फेशन करने वाली है, उसे कैसे नहीं बुलाते? वांग मेंग खुद भी हैरान था। कैंपस बेल सुकियान कियान मेरे बर्थडे पर आई है और मुझे प्रपोज करने वाली है। अच्छा हुआ मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है, वरना अगर मैंने शुरू में गलत समझ लिया होता तो हम भाई आपस में ही दुश्मन बन जाते। अरे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड छोड़, कैंपस बेल से कौन मुकाबला करेगा? सुकियान कियान अमीर भी है और खूबसूरत भी। मुझे लगता है वो संभाल लेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़कर नई के लिए चला जाए। मैं केटीवी पहुंच गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अचानक मेरे ऊपर रंग बिरंगे रिबन और सरप्राइज स्ट्रिमर्स गिर पड़े। मैं एकदम चौंक गया। अगले ही पल मेरे सामने एक बड़ा सा गुलाबों का बुके लाया गया। जिस लड़की से मैं पहले एक बार मिल चुका था, सुकियान कियान, उसने वही गुलाब पकड़कर मुझे प्रपोज कर दिया। क्लासमेट ये चैन, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे? मैंने उसकी मासूम और बहुत ही प्यारी सी शक्ल देखी। हल्के से उसका हाथ छुआ। कैंपस बेल सच में बहुत स्वीट थी, लेकिन अफसोस, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था। आखिर मेरा असली टारगेट तो बहुत खतरनाक है। अगर शेन यूए को यह पता चल गया तो वो मुझे तुरंत खत्म कर देगी। मैंने सिर्फ विनम्रता से मना कर दिया। क्लासमेट सू, तुम्हारी फीलिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में काफी मूव्ड हूं, लेकिन मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। मुझे पता है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुकियान कियान ने सीधे कहा। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे तुम्हें पाने का एक मौका दो। मैं उससे फेयर तरीके से कंपटीशन करना चाहती हूं। कोई खुद से थर्ड पर्सन बनने को तैयार है? मैंने मन ही मन सोचा, अगर इस वक्त शेन यूए यहां होती तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। लेकिन कभी कभी जितना तुम किसी चीज से बचना चाहते हो, वो उतनी ही जल्दी सामने आ जाती है। केटीवी का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था और मेरा ये प्रपोजल वाला सीन बाहर से किसी ने देख लिया। शेन यूए ने सब कुछ देख लिया। शुरू में उसने मुझे पहचाना नहीं, लाइट थोड़ी डिम थी। लेकिन जब अंदर से लोग चिल्लाने लगे, ये चेन, हाँ बोल दे, तब उसे समझ आया कि जिसे प्रपोज किया जा रहा है वो वही ये चेन है जिसके साथ वो आज पूरा दिन डेट पर थी। बहुत अच्छा, मेरे साथ डिनर के लिए टाइम नहीं था, लेकिन यहाँ प्रपोजल लेने का टाइम है। शेन यूए का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उधर मैं पीछे हटने लगा। नहीं क्लासमेट्स, मैं चीटिंग जैसी चीजें स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूं, लेकिन मैं सच में नहीं मान सकता। मैंने वांग मेंग और बाकी लोगों की तरफ देखा। तुम लोग तो बिल्कुल ठीक हो, मैं चलता हूं, तुम लोग एंजॉय करो। और फिर मैं तुरंत वहां से निकलने लगा। ध्यान नहीं रहा और मैं किसी से टकरा गया। सॉरी, मैंने माथा रगड़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही ऊपर देखा, मेरे चेहरे पर अजीब सी हंसी आ गई। जिस इंसान से मैं इस वक्त सबसे कम मिलना चाहता था, वो मेरे सामने खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। पहले तुम बताओ, तुम्हें खुद क्या एक्सप्लेन करना है? तभी पीछे से सू कियान कियान दौड़ती हुई आई। तुम ठीक हो? उसने मुझे एक औरत के इतने करीब खड़े देखा। शायद उसे लगा मैं किसी मुसीबत में हूं, तो वो मुझे खींचने के लिए आगे आई। लेकिन ये देखकर शेन यूए का चेहरा और भी ज्यादा खराब हो गया। मैं ठीक हूं, मुझे क्या हो सकता है? मैंने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। क्लासमेट्स, तुम वापस जाओ, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ने चलती हूँ। जब तुमने मुझे लोगों को लेने के लिए बुलाया था तब देर नहीं हुई थी? मैंने हल्का सा कहा। सच में जरूरत नहीं है। मैंने एक नजर शेन यूए पर डाली, जो साइड में खड़ी तमाशा देख रही थी। मेरी गर्लफ्रेंड को पता है कि मैं यहाँ हूँ, वो मुझे घर छोड़ देगी, तो फिर मैं तुम्हें खुद उसके हाथ में सौंप दूं, तभी मुझे चैन मिलेगा। सुकियान कियान सच में देखना चाहती थी कि आखिर कैसी लड़की है जिसके लिए उसने उसे मना कर दिया। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी पजेसिव है। मुझे डर है कि मैं ठीक से समझा नहीं पाऊंगा। क्लासमेट सू, ऐसे बार बार जिद करना ठीक नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने अभी खुद को कंट्रोल कर लिया, नहीं तो इस कैंपस बेल की इतनी चिपकू नेचर के साथ संभालना मुश्किल हो जाता। क्लासमेट सू, प्लीज वापस जाओ। ये चेन, मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम इस बारे में अच्छे से सोचो। मुझे तुम सच में पसंद हो।
सुकियान कियान अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड वांग मेंग और बाकी सब कह रहे थे कि उन्होंने उसे कभी देखा ही नहीं। वो हमारी यूनिवर्सिटी की भी नहीं है। अगर तुम लोग स्कूल के टाइम से एक दूसरे को जानते हो तो वो जिंग यूनिवर्सिटी में तो आई ही नहीं होगी। अब वो तुम्हारे लायक नहीं है। क्लासमेट सू, मैंने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, वो बहुत अच्छी है और हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। और वैसे भी जो रिश्ते तौलकर बनाए जाते हैं वो सच्चे नहीं होते। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अभी मुझे वो पसंद है और मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूं, बस। ये सुनकर शेन युए थोड़ी चौंक गई। ये फिर से प्यार जता रहा है? क्या ये सच में उसे इतना पसंद करता है? उसने उस लड़के के चेहरे को देखा, पूरी तरह गंभीर और पक्का। अचानक उसके सीने में एक अजीब सी गर्माहट उठी, दिल भी थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने अपना माथा छुआ और मन में सोचा, ये लोग फिर से मेरे ड्रिंक में कुछ मिला तो नहीं दिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्लासमेट सू, अगर तुम ऐसे ही जिद करती रही तो आगे चलकर हम दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। सुकियान कियान का चेहरा उतर गया, लेकिन वो भी स्वाभिमानी थी। ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। जब तुम वापस स्कूल पहुंच जाओ तो मुझे मैसेज कर देना। हॉलवे में अब सिर्फ मैं और शेन युए रह गए थे। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, समझे? तुम बिना वजह गुस्सा नहीं कर सकते। मैं उसके थोड़ा करीब गया, उसकी खुशबू सूंघने की कोशिश की। शराब और परफ्यूम की मिलीजुली गंध थी। मैंने तुरंत भौहें चढ़ा लीं और एक कदम पीछे हट गया। तुम आगे एंजॉय करो, मैं जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं मुड़कर जाने वाला था, अचानक मुझे खींचकर पास वाले कमरे में ले जाया गया। हम तो बहुत अच्छे मैच हैं, फिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? कमरे की हल्की रोशनी में माहौल काफी अजीब सा हो गया था, ठीक वैसा ही जैसा हमारी पहली मुलाकात वाली रात था। अगर इस लड़की से शराब और गंदगी की बदबू नहीं आ रही होती तो शायद मैं इस पल को एंजॉय भी कर लेता, लेकिन अभी मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। तुमसे थोड़ी तेज बदबू आ रही है, मैंने साफ कहा और उसे धक्का दिया। मुझे राइनाइटिस है, मैं ये स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे पूरी तरह हटा भी नहीं पा रहा था और ना ही निकल पा रहा था। ये चेन, तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम आज यहाँ क्यों आए थे। उधर शेन युए को मेरी खुशबू पसंद आ रही थी। उसने नोटिस किया कि मैं अभी अभी नहा कर आया था। मेरे बालों में शैम्पू की हल्की खुशबू थी। मेरे क्लासमेट का बर्थडे था, बस आया था, मैंने जल्दी से कहा। मैंने शराब नहीं पी, सच में। हाँ हाँ, अब छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकती, उसने नीचे झुकते हुए कहा। वो मुझे किस करने वाली थी? मैंने तुरंत हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। मुझे अभी जलन हो रही है। तुम्हें मुझे थोड़ा कंफर्ट करना चाहिए ना। तुम खुद ही मुझे गर्लफ्रेंड बोल रहे थे अभी, अब शर्म क्यों? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अचानक अपना घुटना ऊपर की तरफ जोर से मारा। Comment for next part.